एपिसोड की स्टार्टिंग में ये बात सुनने के बाद उसका एल्डर उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स ये बात है, जो ज्यादा विनर करेगा वो सोल ओनर नहीं होने वाला मीटेओराइट माइन का, बल्कि मैं हमारे जो दो सेक्ट है वो करस्पॉन्डिंग नंबर के हिसाब से मैजिक टूल्स को रिफाइन करेंगे, उनके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन के हिसाब से जो कि मीटेओराइट माइन को होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद जो भी टूल्स वहां पर क्रिएट होंगे वो दोनों के दोनों सेट के डिसिपल्स को इक्वली बांट दिया जाएगा, लेकिन फ्री में तो भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात सुनने के बाद ये वाला एल्डर उससे पूछने लगता है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर तुम्हारे पास सारी की सारी परमिशन होगी तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उससे ज्यादा मिलेगा। ये बात सुनकर वो उसका जवाब देते हैं, उससे क्या लगता है कि ये नेचुरल सी बात है, लेकिन अगर हमारे जो सेक्ट है वो फ्री में तुम्हारे डिसिपल्स के लिए टूल्स को रिफाइन करता रहा तो उन्हें कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जो टास्क असाइन किए जाएंगे, यानी कि वंजियांग सेट के द्वारा उन्हें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उन्हें वो रिवॉर्ड के तौर पर दे सकते हैं। ये बात सुनकर ये एल्डर से क्या लगता है कि तुम्हारा प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये बात वो काफी बुराई तरीके से कहने लगता है, जैसे कुछ चिढ़ाने में लगा हुआ, और कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, हमारा इससे बस हमारी जो अलायंस होने में लगी हुई है उससे हमारे बेनिफिट्स और एकदम मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर बीच में बोलती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार हम स्पेशली किस तरीके से टेस्ट करने वाले रिफाइंड आइटम्स को, और किस तरीके से जो माइन के डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होने वाला दोनों के बीच में। जहाँ पर वो बताने लगता है कि हमारे पास टोटल मिलाकर 5 मीटेओराइट माइंस हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास टोटल मिलाकर 6, तो हम दोनों के सेक्ट में से कुछ रिफाइनर्स को चुनेंगे और बराबर भी हो सकते हैं, और चाहे तुम जो भी एक्सपर्ट है तुम्हारा वहां पर भेज सकते हो, लेकिन यहाँ अभी की सिचुएशन कुछ और है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को चुनोगे और तुम 6 लोगों को चुन सकते हो। जितनी माइंस है उतने बंदे के हिसाब से तुम चुन सकते हो, समय दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें समय के हिसाब से वहां पर एक सबसे ज्यादा बेस्ट टूल को बनाना पड़ेगा, फिर सभी के सभी जो टूल्स बनाएंगे सेट के वो आपस में टकराएंगे, और जो सबसे ज्यादा लास्ट तक टिका रहेगा और बेस्ट होगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। ये किसी लॉटरी की तरह समझ सकते हो, और उसी के बाद सारी की सारी माइंस उसकी तरफ चली जाएंगी। ये बात सुनने के बाद एडर उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक भी राउंड में जीतते हो तो सारी की सारी माइंस तुम्हारी हो जाएंगी, यानी कि हमारी हो जाएगी अगर हम जीत जाते हैं। तो सीधे कहने का मतलब है कि जितने वेपन्स जिंदा बचेंगे, मतलब सुरक्षित बचेंगे, टूटेंगे नहीं, उतने वेपन्स उसके हिसाब से ही उतनी माइंस बढ़ जाएंगे उनमें। ये बात सुनने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी एल्डर के ऊपर डाल दी जाती है, और कहने लगता है कि अब तुम पर छोड़ दिया था सब कुछ। तभी सेक्ट मास्टर वहां पर पोर्टल खोलता है और उससे कहने लगता है कि जो एरिना है वो हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया, हम जो जा सकते हैं वहां पर। और जैसे ही हमारी सीनियर सिस्टर वहां से उठती है तो उसकी पॉकेट में जेट पेंडेंट होता है, वो अचानक से चमकने लगता है, जिसको देखकर वो सेक्ट मास्टर को बताती है और कहने लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है वो इस मैच को देखना चाहता है। तभी कुंगियन सेट के इंस्ट्रूमेंट हॉल पर दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी के सभी लोग तैयार होते हैं रिफाइन करने के लिए, और हमारा एमसी सीनियर सिस्टर के साथ वहां पर आ जाता है। तभी ये नमूना उससे कहने लगता है कि हे किंगियन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने जूनियर ब्रदर के काफी ज्यादा नजदीक हो, तुम तो ऐसे हाथ पकड़कर यहाँ पर आने में लगी हुई हो। ये बात सुनकर एमसी उसका हाथ पकड़ते उससे क्या लगता है, क्या तुम्हें जलन होने में लगी हुई है क्या? अगर तुम्हारा हाथ कोई पकड़ने के वाला नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और कुत्ते का पट्टा दिखा देता है उसे। ये देखकर इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और आग बुला हो जाता है, और गुस्से के मारे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी सेक्ट मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है कि जो तुम दोनों के बीच की जो स्पेयरिंग होने वाली, तुम्हें कंपटीशन के खत्म होने तक रुकना होगा, तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तभी वान्यान का सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है शांत कराता अपने बेटे को। ये देखकर उसका बेटा उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल पंक कहीं के, तुम बस इंतजार करो, तुम मेरे हाथों से पक्का मरोगे। तभी ये अपने एल्डर सभी के सभी रिफाइनिंग एल्डर्स को वहां पर लेकर आ जाता है, और क्या लगता है टोटल मिलाकर हमारे पास 5 मौजूद है, और हम यहाँ पर डान फायर का इस्तेमाल करने वाले हैं रिफाइन करने के लिए। हमने अपने सारे के सारे मटेरियल और फर्नेस को इंतजाम कर लिया है, आखिरकार तुम्हारा रिफाइनर के दर पर है। ये बात सुनकर ये एल्डर उससे क्या लगता है कि वे अभी तक हमारे यूजुअली देखा जाए तो हमारे सेट का मेंबर्स नहीं है, वो अभी ट्रेवल करने में लगा हुआ होगा, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हमारे सेक्टर में वो वापस आया है कि वो रिफाइन करने के लिए इस कंपटीशन में समय पर पहुंच जाएगा, और इस बात से ये वो एग्री भी हो गया था। शायद थोड़ा बहुत डिले हो सकता है यहाँ पर आने में उसे। ये देखकर ये एल्डर काफी सरप्राइज होते हैं, क्या लगता है क्या तुम बस एक बंदे को भेजने वाले रिफाइन करने के लिए? लेकिन ये बात सुनकर वो एल्डर जवाब देता है और क्या लगता है कि हम लोग और भी रिफाइनर्स को लाना तो चाहते थे, लेकिन उस रिफाइनर ने मना कर दिया इस बात से। ये बात से इस एल्डर को गुस्सा आ जाती है, तो क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होने में लगे हुए हो, अगर तुम वाकई में सारी की सारी माइंस हमें दे दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सीधे सीधे दे दो ना, इतनी ज्यादा बकवास करने की क्या जरूरत। और जैसे उसकी बातें चली रही होती है तो पीछे से एक एल्डर आकर उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, जो मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी था अपने लिए वो एक मैजिक टूल को रिफाइन करने के लिए, जिसके कारण मुझे काफी समय लग गया। जैसे वो अपने पीछे इस बंदे को आते हुए देखता है तो वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि अगर ये ओल्ड मैन मेरे पीछे कब आ गया, मैंने तो इसे नोटिस भी नहीं किया। सेक्ट मच्छर भी काफी सरप्राइज होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो स्पेशल एबिलिटी है और सिर्फ युआन यांग स्टेज के लोग ही कर सकते हैं। तभी रिफाइनिंग हॉल का जो एल्डर होता है वो उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि युआन यांग लेवल का रिफाइनिंग
वांग यहाँ सेट में मौजूद है, हमें पता भी नहीं था इसके बारे में। ये बात सुनकर एल्डर उससे कहने लगता है कि एल्डर है, बस उन्हें ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पसंद है, इसलिए वो अभी अभी तो सेट में वापस आए, इसलिए बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये बात सुनकर वो एल्डर उससे पूछने लगता है कि लिन, मुझे यहाँ तक ये नाम याद आने में लगा हुआ है, क्या ये वही ग्रैंड मास्टर रिफाइनर है जिनका नाम लिन जीयुआन है? ये बात सुनने के बाद बड़ू उससे कहने लगता है कि तुम इस ओल्ड मैन के बारे में जानते हो क्या? ये बात जानकर ये एल्डर काफी खुश हो जाता है, रिफाइनिंग एल्डर, और उससे कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही मिल चुका हूँ सीनियर, मैंने ही आपकी जो एक्सपीरियंस थी रिफाइनिंग के बारे में पढ़ने के बाद ही मैंने यहाँ पर रिफाइन करना डिसाइड किया था, और इस रास्ते को मैंने चुना है फ्यूचर में। ये बात सुनने के बाद इस एल्डर गुस्सा आ जाती है, उसके पिछवाड़े पर जोरदार लात मार देता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए क्या लगता है कि वांग गुआनजू, आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो? तभी एल्डर जो उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम अपना सर झुकाकर रख रहे हो इसके सामने, यहाँ पर तुम्हें कंपटीशन करने की जरूरत है इसके खिलाफ। और जो भी बाकी के एल्डर्स होते हैं उसको देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि एल्डर यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं कम से कम अर्थ टायर मैजिक टूल को, और हम में से ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं एल्डर, क्योंकि देखा जाए तो वो रिफाइन कर सकते हैं हाई ग्रेड के जवान टायर। तो क्या कर कैसे कंपेयर करोगे हम लोग, ये बताओ। ये बात सुनकर वो एल्डर को सभी को समझाते हैं, और उससे क्या लगता है कि ज्यादा इस बुढ़ाऊ को तो देखो, क्योंकि रिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं, और जरा ये अकेला बंदा है उनकी टीम की तरफ से, तो कितने ही टूल से रिफाइन कर सकता है, तुम्हारे पास क्वांटिटी बनाने का पूरा मौका है। ये बात सुनकर ये भी कहने लगता है कि उम्मीद तो हम ये भी करते। तभी हमारा एमसी पीछे बोलता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आउटसाइड से हेल्प लाना ये ठीक नहीं है क्या? ये रूल के खिलाफ नहीं? आखिरकार इससे इसका टैक्स सेट से साथ लेना कुछ भी देना नहीं है। ये देखकर ये चंपू हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम एक नंबर के इग्नोरेंस हो। जो एल्डर लिन है वो हमारे वांगजिया सेट के द्वारा गेस्ट एल्डर की तरफ बुलाए गए, और कई सालों से वो हमारे साथ इसी तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं, और अपने आप को इन्होंने कभी भी पब्लिक में नहीं अनाउंस किया है ताकि वो अट्रैक्ट ना करे परेशानी हमारे सेट के लिए। और तुम यहाँ पर एक्सक्यूज बनाने में लगे हुए हो ताकि तुम्हें पता है क्योंकि तुम हमसे जीत नहीं सकते। किन जरा अपने जूनियर ब्रदर को देखो, ये बस इतना ही कैपेबल है। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि चलो हम लोग अपना हाथ मिलाते हैं, जिसके बदले में उसे 53 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी पीछे से उसका डैड आकर उसके सर पर मारता है, उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर परेशानी खड़ा करना बंद करो। जो एल्डर लेन है वो अभी भी यहाँ पर रिफाइनिंग करने में लगे हुए हैं, और तभी रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो एल्डर लेन एक ही बार में सभी के सभी टूल्स को रिफाइन करना चालू करते हैं, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है क्या तुम्हें टूल्स रिफाइन करने के लिए रिफाइनिंग फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? तक क्या तुम यूनियन स्टेज पे पहुंचकर इतने पावरफुल बन जाती हो कि वैसे ही मैजिक वेपन को रिफाइन कर सकती हो? ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है ये बस एक स्पेशल फ्लेम है जो कि इसने एब्जॉर्ब की थी, और ये टेम्परेचर है ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि जो हाईएस्ट क्वालिटी के जो रिफाइनिंग फर्नेस होते हैं वो उसके टेम्परेचर को नहीं झेल पाएंगे, और ये हमारे सेट के लिए वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनके सेट के पास अभी भी पावरफुल रिफाइनर्स मौजूद है, अगर वो हमारे लिए टूल्स रिफाइन कर दे सकते हैं तो काफी फायदा है ना। ये देखकर सीनियर सिस्टर उसे समझाते हैं, उससे कहने लगते हैं ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, तो मेरे साथ आ जाओ मैं बताती हूँ। और हमारा एमसी सीनियर सिस्टर के साथ बाहर आ जाता है। बाहर बुलाने के बाद सीनियर सिस्टर एमसी को कहने लगती है कि इस सेट के साथ जो भी इंटरेस्ट है उसमें क्या होने वाला है उसके मैं तुम्हें बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मैं तुम्हें जरूर उसके बारे में बताना चाहूंगी कि तुम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके बाद। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे सेट में मीटियोराइट और वीन मौजूद है जो कि डायरेक्टली उस इविल कल्टीवेटर केव से कनेक्टेड है। सही कहा मैंने। अगर उस केव के बारे में इन सभी को पता चल गया और ये केव हमारे हाथों में नहीं रही तो तुम खुद ही सोचो, अगर वो सारी की सारी परमिशन वांगजियांग गेट पर चली गई तो तुम उसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार नहीं जा पाओगे, तो जिससे कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि फिर हमें बस इतना करना है कि बस एक मैच को जीतना है और वो विन हमारे हाथ में आ जाएगी। ये बात सुनकर सीनियर सिटीजन समझाते हैं, उससे कहने लगती है ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा रैंडमली डिसाइड होता है, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसी को भी कुछ नहीं पता। अगर हमारा साइड जीत भी जाता है तो भी हमारे चांसेस है उस विन को जीतने के लिए। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है जो वांगजियांग गेट अगर वो एक बार भी जीत जाता है और बाकी के चांसेस जीत जाते हैं, लेकिन लकी ड्रॉ के कारण अगर वो उस विन को ले लेता है तब भी हमारी ही लॉस होगी। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। तो सीनियर सिस्टर समझाते कहने लगती है जूनियर ब्रदर अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्द से जल्द कह दो जिससे पहले कि वो माइंड ट्रांसफर हो जाए। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर मैं चाहे कुछ भी हो जाए हमारे सेक के लिए हमारे फायदे के लिए मैं एक भी वाइन को उनके हवाले नहीं करने वाला और एक भी मैच नहीं जीतने दूंगा उनको। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जैसे ही हमारा एमसी अंदर जाके एल्डर को ये बात बताता है तो एल्डर पूरी तरह से शॉक होते क्या लगता है क्या तुम भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और समझाते हो क्या लगता है कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, तुम बेवकूफी जैसी हरकतें करना बंद करो। इससे दो सेट के बीच में जो होने में लगा हुआ है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हम एक हार भी जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी की पूरी वीन को हार जाएंगे, यहाँ तक कि हम तुम्हें बेच भी देंगे ना तब भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना कहने के बाद एल्डर थोड़ा सोचता है और क्या लगता है जरा एक मिनट को अगर हम तुम्हें वाकई में बेच देते तो शायद हम अफोर्ड कर सकते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास चायोटिक स्पिरिचुअल रूट जो मौजूद। जब ये बात सेक लीडर सुनते हैं तो उसे खासकर रोकते हैं। उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर जेंग जुए तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा
होगा मेरे ख्याल से। तो तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ये किसी मेडिकल स्किल्स के बराबर है, मैंने मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। ये बात सुनकर सेक्टर मास्टर भी काफी शौक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें परमिशन मिल जाती है। वैसे भी तुम्हारे पास 2 घंटे मौजूद है ऑब्जर्व करने के लिए। अगर तुम वाकई में रिफाइन कर सकते हो हाई ग्रेड के टूल्स को इस एल्डर्स के मुकाबले में, तो तुम ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि जो भी सेक्टर मास्टर कहेंगे मैं उसे फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। यही नमूना पीछे सारी की सारी बातों को सुनते हुए उससे देखकर हंसने लगता है और क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलने में लगे हुए हैं क्या? यहाँ पर हम हाई लेवल के मैजिक टूल को रिफाइन करने में लगे हैं भाई। अगर तुम वाकई में रिफाइन करने में कामयाब रहे हमारे एल्डर से ज्यादा पावरफुल टूल को, तो मैं अपना सर मुड़वा लूंगा, बाल कटवा लूंगा और गंजा हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसको चिल्लाते उससे चिढ़ाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने हेड को पूरी तरह से शेव कर लेना चाहिए और हम सभी को एडिट करना चाहिए। दूसरी तरफ जो एल्डर ली होते हैं वो अभी भी अपने मैजिक टूल्स को रिफाइन करने में लगे हुए होते हैं। जब इस तरीके से टूल्स को रिफाइन करते हो सभी लोग देखते हो तो काफी शौक हो जाता है। ये एल्डर उससे क्या लगता है ये वाकई में अपने फायर को 11 पार्ट्स में स्प्लिट कर रिफाइन कर सकता है मैजिक वेपन्स को एक साथ। ये देखकर उनका सेक्रेटरी भी काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जो लिल लिया है वो आउटर वर्ल्ड में काफी सालों से टहलने में लगा हुआ था, घूमने में लगा हुआ था, इसलिए कारण इसकी जो रिफाइनिंग स्किल्स है वो वाकई में और भी जो डिवाइन होती जा रही है। इसको देखकर ये बंदा भी उससे क्या लगता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से उसके फर्नेस में कुछ होने लगता है एक बंदे के, और उसके पास एल्डर जाते हुए पूछने लगता है कि एल्डरली आखिरकार तुम्हारा फर्नेस एक्सप्लोड क्यों कर गया? और वो बताते उससे क्या लगता है कि जो हमारा अपोनेंट है, जो सीनियर लिन है, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसको देखकर वो उसके कॉलर से पकड़कर उसको बाहर फेंक देता है। और उससे क्या लगता है कि तुम्हें बाहर जाकर आराम करना चाहिए, दूसरों को मोरल्स को गिराओ मत यहाँ पे। तभी हमारा एमसी उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे रिफाइनिंग की टेक्निक्स के बारे में कुछ बता सकते हो, किस तरीके से फर्नेस में रिफाइन किया जाता है? ये देखकर ये नमूना दौड़ दौड़ से हंसने लगता है। उससे क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ तक ये भी नहीं पता है किस तरीके से फर्नेस को यूज किया जाए, और तुम यहाँ पर कम्पीट करना चाहते हो एल्डर लिन लाओ के साथ। ये देखकर इसके सेक्ट मास्टर को यानी कि इसके डैडी को काफी गुस्सा आ जाती है और वो उसकी कनपट्टी में जोड़ते खींच के बजा देता है। यहाँ पर एल्डर ली उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है सेक्ट मास्टर। तभी सेक्ट मास्टर उसे बताने लगता है कि ये हमारा नया न्यू इनर डिसिपल्स है। अब जबकि ये वाकई में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था, एल्डरली थोड़ा बहुत सिखा दो इस बंदे को। और तभी वो एक्सप्लेन करना चालू करने लगता है और कहने लगता है कि इस तरीके से तुम डायन फायर को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट कर देना है। सारी प्रोसेस को जब कंप्लीट करने में लगा हुआ था एमसी, तो सीनियर टीचर मन में सोचते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम अब क्या कांड करना चाहती हो जूनियर ब्रदर? जो रिफाइनमेंट है वो कितना ज्यादा आसान नहीं है जैसे कि तुम पहले कर लिया कि तुम एक ही रात में सिर्फ कुछ ही देर में सीख जाओ। तभी हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उनकी रिफाइनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर भी कहने लगता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक जुआन ग्रेड का मिड ग्रेड आइटम है। और वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है एल्डर क्यू, तुमने वाकई में इसको रिफाइन कर दिया, तुम्हारे पास 1 और घंटा बचा हुआ है, तुम एक और आइटम को रिफाइन कर लिया। तभी अचानक से उसकी चमकने की रोशनी दिखाई देती है जिसको देखकर सभी शौक होते हैं। तो पता चलता है कि जो एल्डर लिन है उन्होंने ऑलरेडी सभी के सभी आइटम को रिफाइन करना खत्म कर दिया होता और कह रहा होता है इनको रिफाइन करने के बाद मैंने इस स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल काफी समय से नहीं किया है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा रस्टी हूँ। जब इसे एल्डर क्यू देखता है तो काफी शौक हो जाता है और मन में अपने आप से उसको देखकर कहने लगता है कि इसने 11 यानी 11 आइटम एक साथ रिफाइन कर लिए हैं और सारे के सारे जो आइटम्स है जुआन ग्रेड से हाई ग्रेड के आइटम्स और सभी के सभी डिफरेंट वेपन्स भी हैं। और इतना सा होने के बाद बाकी जितने भी नॉर्मल रिफाइनर्स होते हैं उनके फर्नेस ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाते हैं वहां, जिसको देखकर वो एल्डर शॉक होते चिल्लाते हैं। उन सभी से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, तो हमारा फर्नेस अचानक से एक्सप्लोड कैसे हो गया? और वो सभी माफी मांगते हैं, उससे कहने लगता है कि हमें माफ कर देना क्योंकि जो सीनियर लेन की जो ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि हमारा जो इंस्क्रिप्शन था तालिस्मान में जो करने में लगे थे वो फाइनली ब्लास्ट हो गया। जिसको देखकर वो एल्डर के पास कोई भी चारा नहीं बचता, तो वो कहने लगता है कि यार भूल जाओ, हार गए तो हार गए, मायने तो हारे, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। आखिरकार तुम एक मास्टर से जो हारे हो तो इसमें कोई हार नहीं होती तुम्हारी। तभी अचानक से पता नहीं एल्डर को क्या भूत लग जाते हैं उस बड़ऊ को, तो हमारे वो एल्डर वहां को जो एल्डर जो को जोर से कनपट्टी में थप्पड़ मार देता है, जिसको देखकर सीनियर टीचर को गुस्सा आ जाती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। और वो बड़ऊ हमारे एल्डर को चढ़ाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम लिटिल ब्रेड कही कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन छोटे मोटे तुच्छ से कंपेयर करने के लिए। तभी सेक्ट मास्टर उसकी तरफ बढ़ता है, उससे कहने लगता है कि सीनियर आपको शांत हो जाना चाहिए, जो एल्डर गुआन जू है और वो अपना माउथ बहुत ज्यादा तेजी से चलाने में लगे हुए थे, उनका ब्रेन इतना काम नहीं करता है, तो वो ऐसा जानबूझ कर नहीं करना चाहते थे। तभी बड़ू उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था अपने गेस्ट की तरफ और इससे पहले भी जी मेरे सम्मान नहीं करने में लगा हुआ था, मैं काफी समय से होल्ड बैक करने में लगा हुआ था। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उसको बुलाता है, उससे कहने लगता है कि तुमने अभी तक सीनियर से माफी नहीं मांगी है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि सीनियर लिंग ये मेरी गलती थी, मैं इसको नहीं दिल से नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर देना। लेकिन इस बुढ़ऊ की खुजली मिटती नहीं और वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने घुटनों के ऊपर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी ये मैटर खत्म होने वाला। इस बात को देखकर
देखकर सेक्ट लीडर गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम इस मैटर को ज्यादा मत बढ़ाओ। जिसको देखने के बाद वो बड़ू उन्हें धमकाता है और उससे क्या लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें डील कर यानी घुटनों के ऊपर नहीं लेटना है, बैठना है, माफी मांगना है तो मत मांगो, लेकिन फ्यूचर में एक बात का ख्याल रखना कि जो सेट के जितने भी मैजिक वेपन्स होंगे उनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला, और ना ही कोई रिफाइनिंग टेक्निक तुम्हारे सेट के रिफाइनर्स को सिखाने के बारे में मुझसे उम्मीद लगा। लेकिन तभी जो एल्डर क्यू होता है वो तुरंत मान जाता है और क्या लगता है कि मैं अपने घुटनों के ऊपर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन तभी वो वहां पर एल्डर जो आते हैं उससे क्या लगता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो सेट के लिए काफी परेशानी बड़ी चीज, इसलिए मैं अपनी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे पता चल चुका है कब माफी मांगनी चाहिए। और जैसे ही वो अपने घुटनों के ऊपर बैठने वाला हो तो सेक्ट मास्टर अपने मैजिक से उसे वहीं पर रोक लेता है, जिसको देखकर सेक्ट मास्टर उसे कहने लगता है कि एल्डर ग्वांजू, जहाँ पर भले ही तुम जानते हो कि जो तुम्हारा जो सेक्ट मास्टर है वो हमेशा अपने सेट के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं की जा सकती। भले ही कितना भी बेनिफिट्स हो, लेकिन उन चीजों को बेनिफिट से भी मेजर नहीं किया जा सकता। और तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, जो हमारा कुंगयून सेक्स है वो हमेशा उसमें कुंगयून ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम किस तरीके से अपनी इच्छाओं को परस्यू करते हो, उनका पीछा करते हो और कितनी ज्यादा हार्डशिप दिखाते हो उसे हासिल करने के लिए। ये बात देखकर वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। तभी सेक्ट मास्टर उसको उससे बताता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सारे के सारे जो लॉसेस है वो तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट किए जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वर्डर कहने लगता है उदास होते हैं, अब सीधे सीधे बोल दो ना कि मैं घुटने के बार माफी मांग लूं झुक के। तभी बड़ू फिर से आगे आता है, उससे क्या लगता है कि अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन तुम नहीं चाहते कि वो मुझसे अपने घुटनों के बार बैठकर माफी मांगे, बल्कि मैं तुम एक्शन लेना ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है, मेरे को अभी भी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हो, और मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम्हारे सेट के डिसिपल यहाँ पर मैजिक वेपन लेने के लिए आएंगे और यूज करेंगे और उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तुम उससे मेरे से मत कहना। तभी हमारा एमसी है वहाँ पर रिफाइन करना चालू कर देता है अपनी प्रोसेस को, और तभी उसके साथ जब कुछ होने लगता है तो वो वहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो अर्थ फायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने में लगी हुई है, जिसको देखकर एल्डर क्वीन उससे कहने लगते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो एमसी बीच में टोकता है, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर मैजिक रिफाइनर का कंपटीशन नहीं चलने में लगा हुआ है, ये अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं ट्राई करना चाहता था। इसको देखकर एल्डर क्यू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना सिली होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीनियर लिन है उन्हें रिफाइन कर लिए वो भी 11 ज़्वार रैंक के अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स को। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि ये कोई सीनियर वगैरह नहीं है, बल्कि मैं बस एक बढ़ा हुआ है कुछ स्किल्स के साथ, जिसको देखकर उसे 106 पॉइंट्स मिल जाते हैं डेस्टिनी के क्रिएशन पॉइंट। लेकिन तभी वहां पर उन दोनों को गुस्सा आ जाती है, तो गुस्से में अपने अटैक करने लगते हैं हमारे एमसी पर। फिजिकल अटैक तो वहां पर वो शील्ड से रोक लेता है, लेकिन जो बड़ा होता है वो मेंटल अटैक करता है डायरेक्टली हमारे एमसी पर। और जब ये बात हमारे सेक्ट लीडर को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि वाह, ये तो साइकिक अटैक करने में लगा हुआ है, और वो मेंटल अटैक सीधे हमारे एमसी के दिमाग में घुस जाता है। और वो बड़ो उसके दिमाग में घुसने के बाद उससे क्या लगता है, लिटिल ब्लैड आज मैं तेरे देखो दिखाने वाला हूँ, जब तेरी जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से चीतरे उड़ जाएंगे ना उसका, तो तुम पागल बन जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसकी कॉन्फिडेंस में घुसता है वहां पर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि कनपट्टी में खींच के बजाती है उस बड़ो के, और बड़ो दूर जाकर गिरता और किसी चीटी सामान लगने में लगा। और जब उस बड़ो की बैंड बच जाती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जब खून निकलने लगता है तो वो सेक्ट मास्टर देखता है वहां गया तो उससे आकर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ आपके साथ ओल्ड मैन लिन। तभी बड़ो उससे क्या लगता है कुछ भी नहीं, सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्ट मास्टर हमारे एमसी तो पूछता है कि यंग मैन फ्रेंड क्या तुम ठीक हो। एमसी क्या लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या गलत हो सकता है। तभी बड़ो काफी शौक होते हैं, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर बच्चा है, ये बस तुच्छ सा क्यों रिफाइनिंग स्टेज पर मौजूद है, लेकिन की जो सी ऑफ कॉइंसिडेंस है वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जैसे कि वो किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस किया हो, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की सोल मौजूद है उसके पास, कि इसकी जो सोल है उसको किसी तरीके के बहुत ज्यादा कठिन रास्ते से निकली है क्या। तभी सेक्ट मास्टर उस बड़ऊ से क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर ली और लिन जी जो मेरा सेट का डिसिपल था वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है इस कंपटीशन में, तो आखिरकार तुम इसे कंटिन्यू क्यों करने नहीं देते और रिफाइन करने में डिस्टर्ब करना बंद कर। अगर इस तरीके से तुम इंटरफेयर करना चालू रखते हो हमारे माइंड लोकेशन, तो जो मैटर है वो इस तरीके से सेटल नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। तभी वो दूसरा वाला सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि किंग जैन क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम वाकई में ओल्ड मैन लिन के खिलाफ जाना चाहते हो और कम्पीट करना चाहता है ये बच्चा। ये बात सुनकर बड़ू उससे क्या लगता है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं करने। सेक्ट मास्टर ली मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग स्टोन का इस्तेमाल करो ताकि सारी की सारी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जा सके, उसके बाद हम वर्ल्ड को दिखा देंगे इसके मैटर के बारे में, आखिरकार किस तरीके का मजाक बन जाएंगे। तो तभी एल्डर क्यू उसके पास आकर उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम किस तरीके का मैजिक वेपन डिफाइन करने वाले हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं 7 ग्रेड के वेपन का इस्तेमाल करने वाला। तभी वो रेड हायर वाला बंदा उससे कहने लगता है कि ओल्ड मैन लिन जरा इस बच्चे को तो देखो, इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ये बस अपने सेट को पूरी तरीके से बेइज्जती करवाना चाहता है। जिसको देखकर बड़ा उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे क्या लगता है कि ये यहाँ पर बस शो ऑफ करने में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिससे कि वो मुझे हरा पाए। अगर वो 800 ईयर्स भी लगा लेगा ना तब भी मुझे जैसा बराबर नहीं पहुंच पाएगा, और मैंने कभी भी 7 ग्रेड के वेपन के बारे में नहीं सुना। तभी हमारा एम से कई सारे पार्ट्स उसमें डाल देता है, जिसको देखकर एल्डर क्यू सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके का वेपन है, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो परेशानी जरूर है। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि जो कोर बॉडी है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तभी एल्डर क्यू से पूछ लगता है जरा एक मिनट को यंग
यंग फ्रेंड, यहाँ पर अभी भी इस स्टार आयरन में इतनी ज्यादा इंप्योरिटीज बची हुई और तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ फायर का इस्तेमाल करने में लगे हो रिफाइनिंग फर्नेस में। तुम्हें कम से कम 10 बार और रिफाइन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से बनाने के लिए, जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन रिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर मैं उस बड़ाऊ से ज्यादा समय लेता हूँ तो मेरी जो विक्ट्री होगी वो इससे ज्यादा बढ़िया नहीं होने वाली, तो मुझे जल्द से जल्द वेपन को बनाना होगा। ये बात सुनकर वो बड़ों को गुस्सा आने लगता है। इसको देखकर वो पीछे वाला बंदा उसे शांत कराते हुए उससे क्या लगता है कि ओल्ड मैन लिन, वे सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इस बुक पर फोकस करने में लगे हुए और वो फोर्स कर रहे हैं ताकि तुम यहाँ पर अपना हाथ उठाओ और इस बच्चे को मार दो, फिर उसके बाद सारी की सारी माइंस उसकी हो जाएंगी। तभी हमारा एमसी उस फर्नेस में देखने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि फाइनली फाइनल स्टेप का समय आ चुका है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है रिफाइनिंग का। भले कोई आर्टिफैक्ट हो, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो स्मूथली सर्कुलेट कर पाए, अच्छी तरीके से काम कर पाए और एक हाई ग्रेड का वेपन बन पाए, ये सारे के सारे डिपेंड करता है फाइनल इंस्क्रिप्शन पर। और यहाँ पर कई सारी ऐसी काउंटलेस इंस्क्रिप्शन मौजूद है कॉम्बिनेशन की, लेकिन अगर थोड़ा सा मार्जिन 0.1111% का 0.0000% थोड़ा सा भी मार्जिन का भी कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो जो आर्टिफैक्ट की क्वालिटी है पूरी तरह से बदल जाती है और रिड्यूस हो जाती है। जनरली देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी इंक्रिप्शन को हमेशा सबसे पहले डाला जाता है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से चलता जाता है और फिर डिवाइन सेंस का इस्तेमाल कर सभी को कंबाइन कर दिया जाता है। जब ये प्रोसेस चलने में लगी हुई थी तो जीनियर काफी घबराते मन में सोचते हुए कहने लगते कि जीनियर ब्रदर को देखकर ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन किस तरीके की अमेजिंग इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन जब ये कुछ करने लगता है तो जिसको देखकर वो सीनियर सिस्टर काफी शॉक हो जाती है। तभी एल्डर की उसको देखकर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगे हो। तो एमसी समझाते उससे क्या लगता है कि क्या हो गया, जो बाल्ड एल्डर है यानी कि जो बड़ा हुआ है उसने भी तो सेटअप किया था इंस्क्रिप्शन को इसी तरीके से। जिसको देखकर एल्डर की उससे क्या लगता है कौन से इंस्क्रिप्शन की बात करने में लगे हुए हो, ये बस एक ब्लैक स्मिथ की इंस्क्रिप्शन है। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है क्या ये इंस्क्रिप्शन कार्बन जैसा डिजाइन करना नहीं था, जिसको देखकर ये बंदा जोड़ जोड़ते हंसने लगता है। उससे क्या लगता है कि मैं इसको और नहीं झेल सकता भाई साहब, ये तो वाकई में एक नंबर का परफेक्ट बंदा है लोगों को हंसाने के लिए। तभी बड़ों वहां से जाने लगता है। उससे क्या लगता है कि ये कंप्लीट वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, मेरा समय बर्बाद करने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी सिस्टम का सहारा लेता और सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को कंबाइन कर देता है। तभी वहां पर एक अजीब तरीके की धमाका होता है और रोशनी निकलने लगती है। इसको देखने के बाद एल्डर की काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है। आखिरकार यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट, इतनी पावरफुल आर्टिफैक्ट की फ्लक्चुएशंस कैसे आने में लगी है, वो भी एक रैंडम कार्विंग से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ये फ्लक्चुएशन एक आर्टिफैक्ट के फ्लक्चुएशन से पूरी तरह से डिफरेंट, मैं इसके आर्टिफैक्ट के लेवल को डिफाइन भी नहीं कर सकता। तभी हमारा एमसी स्टूल निकालकर उसे दिखाता है। उससे क्या लगता है कि ओल्ड मैन आखिरकार तुम कहां पर जाने में लगे हो, क्या तुमने हार मान ली। इसको देखकर सीनियर सिस्टर शॉक होती है और उससे क्या लगती है फोल्डिंग स्टूल, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तभी बड़ो उससे क्या लगता है कि तुम अपना मजाक उड़ाना चाहते हो तो ठीक, और वो अपने वेपन से हमारे एमसी की तरफ अटैक कर देता। और तभी हमारा एमसी अपने फोल्डिंग स्टूल का इस्तेमाल करके उसके वेपन को चूर चूर कर देता, जिसको देखने के बाद वो टकला बड़ो बहुत ज्यादा शॉक होता है। सेक्ट मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और तभी एल्डर की उस वेपन को देखकर रोना चालू कर देते हैं। और उससे क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एक हिट और तुमने यहाँ पर हाई ग्रेड के जवान रैंक आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। तभी एमसी कहने लगता है कि ये वाला राउंड मैं जीत चुका हूँ। और तभी एल्डर की मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये जो टूल है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी एल्डर जी उसके तरफ आकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने एक स्टूल ही क्यों बनाया, तुम ब्रेड कहीं के, तुम यहाँ इतना पावरफुल स्टूल बना लिया है, फोल्डेबल स्टूल बना लिया कि हाई ग्रेड के जवान रैंक के आर्टिफैक्ट को तुम बस ऐसे ही चूर चूर कर सकते। कम से कम ये अर्थ रैंक का तो आर्टिफैक्ट जरूरी होगा, और जो आर्टिफैक्ट में यूज करने में लगा था वो हाई ग्रेड का जवान रैंक का था। तुम एक नंबर के फ्री को नेचुरल तरीके से। जब ये टकला इसको देख जो लाल बालों वाला बंदा इसे देखता है तो काफी शौक होता है और घबराते उससे क्या लगता है कि पक्का ये बंदा चीटिंग करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन भी कर सकता है इस लेवल के हाई तक, लेकिन इस आर्टिफैक्ट को लिन लाओ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है इस एल्डर के द्वारा, जो कि युआनिंग स्टेज पर मौजूद है कल्टीवेटर में, वो इस तरीके से जो आर्टिफैक्ट चूर चूर नहीं होना चाहिए था। तभी वानिया सेट का उसका सेट मास्टर उसके जाने की इसके डैडी से समझाते उससे क्या लगता है कि ये एक आर्टिफैक्ट कंपटीशन ना कि मार्शल आर्ट कंपटीशन, और यहाँ के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये जो स्पिरिचुअल टूल है इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट स्पिरिचुअल पावर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको देखकर इस बंदे को इस पर विश्वास नहीं होता, चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे ने एक अर्थ रैंक के आर्टिफैक्ट को बस इस फालतू की टेक्निक का इस्तेमाल कर रिफाइन कर लिया। तभी हमारा एमसी इस बंदे के मजे लेते उससे क्या लगता है कि तुम्हें तो अपने सर के सारे बाल मुड़वा लेने चाहिए, अपना सर मुड़वा लेना चाहिए, जिसके बदले में हमारे एमसी को पॉइंट मिल जाते हैं। तभी बड़ो उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि मैंने कभी भी इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे कुंगियन सेक्टर में एक्चुअली में मास्टर रिफाइनर मौजूद है। इस तरीके का बंदा तुमने अपनी स्ट्रेंथ को स्टार्टिंग से छुपाने में लगे हुए थे। कुंगियन सेक्ट मास्टर, तुमने वाकई मेरा मजाक उड़ाने के लिए इतना सब कुछ कर लिया था, तुमने अंडर एस्टिमेट कर दिया मुझे। लेकिन इस सेक्ट मास्टर को घंटा कुछ पता नहीं है, वो खुश हो के पूरी तरीके से। तभी बुढ़ो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये जो ओल्ड मैन है वो अभी भी यहाँ पर 1 घंटा बचा हुआ रिफाइन करने के लिए। तभी बड़ो सारे के सारे 11 आइटम्स को उसने रिफाइन किए थे, एक साथ इकट्ठा करता और कंबाइन करना चालू कर देते। इसको देखकर सभी शौक होते हुए कहने लगता है कि जो सीनियर लेन है वो सभी के सभी हाई रैंक के जितने भी 10 हाई ग्रेड के जवान रैंक के आर्टिफैक्ट सभी को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। इसको देखकर वो शौक होते हैं। दूसरा बंदा क्या लगता है, लेकिन इस तरीके से इनकी जो इंस्क्रिप्शन है इस आर्टिफैक्ट की पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी ये बड़ा सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर एल्डर की काफी शौक होते हुए क्या लगता है कि ये टेक्निक ये तो सीक्रेट टेक्निक है जिससे अपने ब्लड एसेंस को जलाकर तुम अपने
डिवाइन सेंस को काफी पावरफुल बना लेते हो कुछ समय के लिए। अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी पर काफी डैमेज का इफेक्ट पड़ने वाला है और तुम्हारी जो लाइफ फॉर्म है और फाउंडेशन है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। आखिरकार ये नया डिसिपल है तो है कौन? इसने एक्चुअली में लिन लिया को इतना ज्यादा फोर्स कर दिया है कि उसे इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और जब सारे के सारे आइटम एक साथ कंबाइन होने लगते हैं तो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हे भगवान, इसने एक्चुअली में सभी के सभी जितनी भी इंस्क्रिप्शन है रीऑर्गेनाइज कर दिया है और इस आर्टिफैक्ट में एनग्राफ कर दिया है। अगर किस तरीके के डिवाइन सेंस है, किस तरीके का कंट्रोल है भाई इसका, तभी बड़ो सभी के सभी आइटम्स को फाइनली कंबाइन कर देते। तो कंबाइन करने के बाद वहां पर जोड़ की रोशनी चमकती है और धमाका होता है। और इस आर्टिफैक्ट के इतने पावर देखने के बाद ये काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है क्या ही प्रेशर है। और वहां पर जैसे ही एक नई स्वॉर्ड आती है तो पता चलता है हाई ग्रेड की अर्थ रैंक की वेपन है। इसको देखकर बड़ू हंसने लगता है और क्या लगता है कि बॉय, वाकई में मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मुझे कंप्लीट करने के लिए आई मीन कंपटीशन में इतना ज्यादा उत्साह नहीं होता तो शायद मैं कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाता और इस तरीके से हाई ग्रेड के अर्थ रैंक वेपन के आर्टिफैक्ट को रिफाइन नहीं कर पाता इतनी जल्दी। अब तुम बताओ, तुम्हें इतने ज्यादा कोकी होने की जरूरत है क्या? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम अब मुझसे निपट सकते हो? तभी हमारे एमसी की सटक जाती है और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड में अपने फोल्डिंग स्टोन से मारता है तो वो स्वॉर्ड बार बार चूर चूर हो जाती है, जिससे कि उसे 88 पॉइंट मिलते हैं। जिसको देखने के बाद ये बड़ू काफी शॉक हो जाता है, भाई इसका पूरा का पूरे वेपन की बैंड बज गई और वो एल्डर उस शॉक को झेल नहीं पाता और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता। और सबसे ज्यादा शॉक तो ये लड़का होता है जो कि अपना सर मुड़वाने वाला और चिल्लाते हुए क्या लगता है ये पूरी तरह से हेडोक्लस है। आखिरकार किस तरीके से हाई ग्रेड का अर्थ रैंक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और पूरे को उस हाई ग्रेड के अर्थ रैंक के वेपन को इस तरीके से चूर चूर कर दिया इस बंदे ने। अगर किस रैंक का वेपन बनाया इस बंदे ने। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे एमसी का जो फोल्डिंग स्टूल होता है वो टूटना चालू हो जाता है और एमसी तुरंत होकर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसको देखकर सेक्टर मास्टर काफी शॉक हो जाते हैं। जब सेक्टर मास्टर को चेक करते तो कहने लगता है कि इसकी डिवाइन सोल है पूरी तरह से डैमेज हो सकी है और इनकम्प्लीट है इस वक्त। ये जानकर वो एल्डर काफी शॉक हो जाता है। तभी बड़ऊ वहां पर आता है वापस से और फिर से चढ़ाते हुए उससे क्या लगता है कि अब समझ में आया इस बड़ऊ को। अब मुझे समझ में आया कि इसकी जो डिवाइन सोल पावर है वो इतनी पावरफुल क्यों, इतनी स्पेशल क्यों है कि क्योंकि इसने लॉन्ग लोस्ट सोल इम्ब्यूड आर्टिफैक्ट डिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ये बात सुनकर सेक्टर मास्टर पूरी तरह शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम्हें अपनी सोल को उस आर्टिफैक्ट में रिफाइन करना पाता है किसी इंस्क्रिप्शन की जगह पर। स्पेशली वो टारगेट करता है आर्टिफैक्ट के अपोनेंट के इंस्क्रिप्शन को। एक बार उस आर्टिफैक्ट की इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ तक कि हाई रैंक के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसने दूसरी मेथड का इस्तेमाल करे, अपोनेंट के वेपन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो रिफाइनर की जो सोल है उसे भी थोड़े थोड़े नुकसान पहुंचेगा और वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और इस तरीके की रिफाइनमेंट टेक्निक को ओरिजिनली देखा जाए तो काफी इधर रेयर एंड यूनिक डिवाइन सोल कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और जिसने उसे रिफाइन किया है उसे रिफाइन करने के बाद अगर वो आइटम टूट जाता है तो उसे काफी तो नुकसान होता है उसकी डिवाइन सोल को। इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था क्योंकि फायदे से ज्यादा इसके नुकसान ज्यादा और इस टेक्निक पूरी तरीके से खत्म होगी समय के साथ साथ। इसको देखकर वो एल्डर उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसका कितनी तरीके का अच्छी स्कीम बनाई थी इन लोगों ने। इसे पता था कि जो हमारा वांगजान सैक है उन्होंने एल्डर लिन को यहाँ पर लेकर आया है, तो इस तरीके से उन्होंने एक रिफाइनर जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में भी नहीं सोचा ताकि वो उस एल्डर लिन को गुस्सा दिला सके और अपने सोल बर्निंग इनकारनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे कि उनकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो। अब जो एल्डर लिन है वो और आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी 5 रिफाइनर्स बचे हुए। ये बात सुनकर एल्डर उससे क्या लगता है किसने कहा था कि तुम इतना कॉन्फिडेंट बन जाओ और एक ही रिफाइनर को लेकर आओ अपने पास। इस बात को देखकर ब्रो उससे क्या लगता है कि ठीक है, मैं अपनी हार मानते हैं हम लोग और इस रिजल्ट के अनुसार तुम अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन माइंस को 10 विंस एंड 1 ड्रॉ। जिसको देखकर वांगजान सेट का जो एल्डर जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसकी तरफ बढ़ते उससे पूछ लगता है कि एल्डर लिन, तो ये बड़ा उससे लोग लगता है रोकता है और उससे क्या लगता है कि इस बंदे ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, इसकी डिवाइन सोल है वो तबाह हो चुकी है लेकिन इसे फिर भी विक्ट्री मिली है तो मिली है। और इस तरह की जो डिवाइन सोल होती है अगर प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से इसे नर्चर किया जाए वो डेफिनेटली एक रिफाइनर बन सकता है, जहां तक कि वो मुझे भी सरपास कर देगा। लेकिन कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि वो लोग ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, उन्होंने अपने आप को अभी तबाह कर लिया। तभी वहां पर एक पोर्टल जनरेट हो जाता है जहां पर सेक्टर मास्टर उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोग आपको वापस बाहर देखने के लिए नहीं आने वाले। तभी वो एल्डर जाते जाते उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कल आएंगे, हम सारी की सारी माइंस तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे। और वो वहीं से गायब हो जाते हैं। तभी सेक्टर मास्टर उसको देखता है एमसी को, उससे क्या लगता है कि ये एक नंबर का कितना बेवकूफ है। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो हमारा यंग फ्रेंड है वो अपनी डिवाइन सोल को इतना नुकसान पहुंचेगा। आखिरकार इस तरीके से सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत थी? अब इसका जो फ्यूचर है और इसकी जो प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का क्या ही होगा अब तभी अचानक से हमारा एमसी वापस से खड़ा हो जाता है जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है वो एल्डर जुओ देखकर, आखिरकार ये बंदा होश में कैसे आ गया? और सिर्फ ये होश में ही नहीं आया बल्कि वो पागलों जैसी हरकतें करने में लगा हुआ है और नाचने में लगा हुआ है। इसको देखने के बाद सेक्टर मास्टर उससे कहने लगता है कि इसकी जो डिवाइन सोल है वो इनकम्प्लीट है, ये बेवकूफ बन चुका है। जिसको देखकर एल्डर जुओ उससे कहने लगते हैं क्या यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है इसे ट्रीट करने का? तभी सेक्टर मास्टर पोर्टल खोलकर वहां से जाने लगता है। उससे क्या लगता है कि टॉप ग्रेड की डिवाइन सोल हीलिंग पिल्स है ना
वो शायद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेट को भी बेच देंगे ना अपने, तब भी हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसका कुछ कर भी सकते हैं। सीनियर डिसिपल ली हो तो मैं इस बंदे को वापस से इसके घर पर ले जाऊं ताकि ये आराम कर सके, क्योंकि ये हमारे सेट के कारण ऐसा बन चुका था। तो हम इसका ख्याल रखेंगे कि और तो नहीं कर सकते कम से कम। और वो सीनियर सिस्टर तुरंत मान जाती। तभी हमें जेनियन पीक का बाथ हाउस पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी नहाने में लगा हुआ, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है और दिमाग ठिकाने पर नहीं है इस बंदे का। तभी उसके जूनियर सिस्टर उससे कहने लगते कि सीनियर सिस्टर, क्या मैं किसी मेल डिसिपल को ढूंढूं ताकि हम इसको नहाने में उसकी मदद कर सकें। ये बात देखकर हमारा सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम ये पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि ये कॉफ्स रिफाइनर है, तुम्हें तो इसके बारे में पता है ना। तभी वो जूनियर सिस्टर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसको साफ करने के लिए, नहलाने के लिए, और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर कुछ खुद कर दूंगी। मैं अपनी सीनियर सिस्टर के हाथों को गंदा नहीं होने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही वो हमारे एमसी के नजदीक जाती है तो वो जूनियर सिस्टर उसकी एक्सकैलिबर देख लेती है, जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाती है और चिल्लाती हुई वहां से भागती हुई कहने लगती है शिट, मेरी आंखें पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है, मैं और नहीं झेल सकती इसको। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर बस मैं अकेली बची हूँ जूनियर ब्रदर, अब तो मैं इस तरीके से प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा एमसी फालतू की हरकतें देने लगता है वापस। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर दिमाग लगाती है और अपना कपड़ा उतारने जैसी एक्टिंग करने लगती है, और उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर को कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली ना, अगर जबकि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, उसकी कॉन्शियसनेस भी खो चुकी है, और वो जो ऊपर पहनी होती है वो उसको वहीं पर उतार देती है। जिसको देखकर एमसी काफी शौक हो जाता है, चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपनी कॉन्शियस वापस मिल चुकी है और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, आपको इस तरीके से अंडरस होने की जरूरत नहीं है। और ये काफी तो ऑकवर्ड हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से प्रिटेंड करता रहा। और मैंने इसलिए अभी तक इसलिए कुछ नहीं कहा था कि तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से खड़े थे और ठीक ही लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता था वो काफी शौक हो जाता है, उससे क्या लगता है सीनियर सिस्टर तुम्हें जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। लेकिन पता चलता है तो वहाँ पर बात ही कुछ और, क्योंकि जो सीनियर सिस्टर है वो ऑलरेडी अंदर एक और ड्रेस पहनी हुई थी, जिसको देखकर एमसी क्या लगता है कि तुम आखिरकार मेरे खिलाफ इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल क्यों कर रही हो सीनियर सिस्टर। तभी इसके सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है कि मैंने भी नहीं कहा था कि मैं अंदर कुछ नहीं पहनी। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि अगर मैं इस तरीके से प्रिटेंड करना जारी रखूं तो क्या सीनियर सिस्टर फिर भी उतारोगे कपड़े अपने। तभी सीनियर सिस्टर अपना चाकू निकालकर उससे कहने लगती है ठीक है, मैं अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जूनियर ब्रदर को कुछ भी उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे सोचता है, तो मैं यहीं कर अपने जूनियर ब्रदर को काट दूंगी, फिर उसके बाद मुझे एक जूनियर सिस्टर मिल जाएगी। समझ में आया। तो जिस बात को देखकर एमसी काफी शौक हो जाता है, उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा खतरनाक मजाक मत किया करो यार प्लीज। तभी सीनियर सिस्टर वहां से जाने लगती है और जाते जाते उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपने कपड़े पहनकर बाहर आना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करती है। तभी सिस्टम मुझसे कहने लगता है कि तुम्हें अपना यिन यांग पेंडेंट जल्दी से पहनना चाहिए, क्योंकि जो मैजिक स्वॉर्ड है वो ज्यादा देर तक तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तभी ये सोल कहने लगती है कि मुझे काफी समय हो चुका है जब से मैंने इतनी प्योर डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है ब्रदर, मैं तुमसे कम से कम 10,000 ऑफ ईयर्स बड़ा हूँ, तुम मुझे गीगी लिंग गीगी पहकर बुला सकते। ये बात सुनने के बाद एमसी वहां पर अपने कपड़े पहनने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ, मैं बेहोश क्यों हो गया था, सिस्टम मुझे बताओ। यहाँ पर सिस्टम मुझे बताने लगता है कि तुम जानबूझकर सभी के सभी टूल्स को कंबाइन करने में लगे हुए थे, जो कि इविल कल्टीवेटर के सारे के सारे स्टोरेज रिंग में जितने भी पड़े थे ना सब, जिससे कि वहाँ पर वो कांड हो गया था। और फिर सारे के सारे टूल्स की जितनी भी एनर्जी है तुमने उस ब्रोकन स्टूल में डाल। इसको देखकर एमसी सुनने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है उस ब्रोकन स्टूल में, वो एक ट्रिब्यूट है भाई, जो तुम्हारा जो फर्स्ट ऑफ द 7 ग्रेट वेपन थे ना वो बन गया था। ये बात देखकर सिस्टम उससे क्या लगता है कि वो इसलिए क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी टूल की वो काफी ज्यादा लो थी, यहाँ तक कि जो सिस्टम की जो फ्यूजन फंक्शन है वो भी अगर हाई लेवल मैजिक के साथ टूल्स के साथ कंबाइन करता है तो वो बहुत मुश्किल से ही लो ग्रेड अर्थ रैंक का वेपन बन पाएगा। तभी हमारा एमसी उसको निकालता है डिमोनिक सोल को, और उससे क्या लगता है कि मुझे अभी भी याद आया जब मैंने उस यॉन रैंक के मैजिक टूल को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हाई ग्रेड अर्थ रैंक के मैजिक स्वॉर्ड से निपटना था ना, मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने डिवाइन स्वॉर्ड को स्पीड को उसके साथ कंबाइन कर दी, जिसके कारण जो मेरा जो फोल्डिंग टूल था वो ओवरलोड हो गया और वहीं पर टूट गया। इसको देखकर वो सोल उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे ब्रदर लिंक कहकर बुला सकते हो। जब मेरा स्टूल टूटने वाला था तो मैंने उस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया ताकि मैं उसकी स्वॉर्ड को तोड़ सकूं, और उसके बाद में वहीं पर बेहोश हो गया। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तुमने उस स्वॉर्ड को तोड़ा था तब वो स्टूल ऑलमोस्ट टूटने वाला था, लेकिन जब होश ने उस स्वॉर्ड को हिट किया था तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे सबकॉन्शियस तरीके से डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल कर लिया, जो कि तुम्हारे 52% सोल पर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी सोल का इस्तेमाल डायरेक्टली किया था उस हाई ग्रेड के अर्थ रैंक के मैजिक स्वॉर्ड के साथ टकराने के लिए। इसको देखकर एमसी काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि अब मैंने अपनी उस सोल को सेपरेट नहीं कर दिया था क्या। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि जब तुमने पहली बार इसे एब्जॉर्ब किया था अपनी सोल में सारी की सारी पावर्स को, तो वो एक साथ कंबाइन हो चुकी है, एक साथ कनेक्शन हो चुकी है। अगर तुम्हारी डिवाइन सोल को कुछ भी होता है तो वो उस डिमोनिक सोल से एनर्जी उधार ले लेगी, अगर डिमोनिक सोल को कुछ होता है तो वो तुम्हारी डिवाइन सोल से एनर्जी उधार ले सकती है। इस तरीके से जब वो एक दूसरे के साथ उधार लेंगे तो एक ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी तो कम होगी। इसको देखकर एमसी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि इसका मतलब जीव हमें कैजुअली स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मैं वाकई में एक दिन पागल बन जाऊंगा। ये बात सुनकर वो डिमोनिक सोल उससे कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर तुम पूरी तरीके से सुरक्षित रहोगे जब तुम मेरी सोल का सिर्फ एक पार्ट यूज करोगे। इसको देखकर एमसी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि वाकई में ऐसी बात है क्या। सिस्टम उससे कहने लगता है कि हाँ ऐसी ही बात है, जब भी ये रियल अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करेगी तो हमारा जो होस्ट है पूरी तरीके से ऋत्विज कल्टीवेटर एनिमी बन जाएगा, सभी के सभी ऋत्विज कल्टीवेटर्स का। इसको
जिसको देखकर वो डिमोनिक सोल उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हें डिमोनिक पाथ पर लेकर जाएगा और तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, मुझे वहां पर जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, जब भी मेरा मन होगा बुरा बनने का तब मैं सोच लूँ। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि भले ही इस वर्ड स्प्लिट का इस्तेमाल मैजिक टूल्स पर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिससे पहले कि तुम्हारा जो लाइटनिंग टेलीग्रेशन को अट्रैक्ट करने का जो परेशानी है ना, जो कि डिमोनिक कोर को तुमने बनाया था, उस जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती तब तक तुम इसका इस्तेमाल कर सकते और अपनी स्पीड रूट की तरह इसे रिफाइन कर लो, यानी कि डिमोनिक को रिफाइन नहीं होया तब तक के लिए। तभी सीनियर स्टेट उसकी तरफ आती है, उससे क्या लगता है जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तभी एमसी क्या लगता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ एक सेकंड रुको। एमसी बाहर निकलकर उससे क्या लगता है कि वैसे एक बात बताओ सीनियर स्टेटर कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेवकूफ बनने की एक्टिंग करने में लगा हुआ हूँ? तभी सीनियर स्टेटर एक्सप्लेन करते उससे क्या लगता है कि तुम्हें वो समय याद है ना कि तब मुझे जंगल में बेहोश मिले थे, तब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, तब मुझे पता चला था कि तुम्हारी जो सोल है पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम फिर भी रिकवर कर गई है। बात सुनकर एमसी क्या लगता है कि बात तो सही है। तभी एमसी पूछता है उससे कि आखिरकार मेरे बेहोश होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ और कंपटीशन का जो रिजल्ट था कैलकुलेट करने के बाद क्या निकला। तभी सीनियर सिटीजन बताती है और कहने लगती है मैंने इसे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था ताकि तुम देख सको इसे, और तभी 1 घंटा इस तरीके से गुजर जाता है। इसको देखकर एमसी सरप्राइज होते है, कहने लगता है कि अब मुझे ये भी नहीं पता कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। जो ओल्ड मैन है ना, ओल्ड मैन वो डायरेक्टली उसने सोल इन्फ्यूजन टेक्निक उसे दे दी रिफाइन करने के लिए टूल्स को। इसको देखकर सीनियर सिटीजन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर को लेकर प्लान्स क्या है जूनियर ब्रदर। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि हमारा जो सेक्ट है वो हाई लेवल ऑफिशियल्स जितने भी लोग हैं वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। इस वक्त मैं काफी ज्यादा अंडर प्रेशर में हूँ और जो 10,000 इल्यूजन सेक्ट है वो भी मेरे बारे में रिकवरी के बारे में जान चुके हैं और वो जरूरी जलिस के कारण मुझसे फाइट लेने के लिए पंगे जरूर लेंगे और इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा और बेवकूफ बनने की एक्टिंग करूंगा। इसको देखकर एमसी सीनियर सिटीजन से बताती है उससे क्या लगती है क्या होगा अगर सेक्ट मास्टर तुम्हारे सोल को चेक करने के लिए आए तो। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है हाइड करने का। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि उस समय पर ब्रदर लिंक मैं तुम पर डिपेंड रहूंगा। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि वापस से और समझाता है हमारे सीनियर सिस्टर को वैसे वो सब छोड़ो, जो वागदंग की परेशानी है वो सॉल्व हो चुकी है। तो सीनियर सिस्टर आखिरकार तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे बाहर घुमाने के लिए क्यों नहीं ले जाती हो, जैसे कि रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट के लिए? ये हमारे लिए एक पेड वेकेशन होगा, ये हमारे लिए अच्छा होगा ना, सही कहा मैंने? इसको देखकर सीनियर सिस्टर उससे क्या लगता है यही चीज तो मैं चाहती थी। ये देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है वाओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसा कुछ सोच सकती हो और तुम भी ट्रिप में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। लेकिन सीनियर सिटीजन उससे क्या लगता है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं बागदंग के मर्डर के बारे में बात कर रही हूँ और तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि 4 दिन पहले की बात है कि जब तुम उस समय पर कोमा में मौजूद थे तभी एल्डर वांग जुए को किसी के द्वारा मार दिया जा चुका है। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा सुनने के बाद शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है क्या उन लोगों को वहां पर हेवनली जेल में नहीं डाल दिया गया था, तो आखिरकार कोई उसे कैसे मार सकता है? इसको देखकर सीनियर सिटीजन बताने लगते हैं घबराते हुए कि उन्हें को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें एक अजीब तरीके की एनर्जी से इन्फेक्ट कर दिया जगह था, जैसे कि लाइफ एंड डेथ का जो यानी पीएल है तुम्हारे पास बिल्कुल वैसा है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर किसी ने बहुत ज्यादा गू इंसेक्ट को डाल दिया ताकि वो कभी भी इन्हें मार सके। इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, उससे पूछने लगता है कि किसने किया है। सीनियर सिटीजन उससे क्या लगता है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता? जो सेट के हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो अभी भी इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा जो एनफोर्समेंट हॉल है और जो भी इस वांगदिंग से रिलेटेड वो सभी के सभी प्राइमरी सस्पेक्टेड है। तभी एमसी क्या लगता है कि मैंने वांगदिंग से जब उस ट्रू वर्ड गू का इस्तेमाल किया था और फिर सब कुछ उससे पूछा था कि यहाँ पर कोई भी उसका साथी नहीं होने वाला। तभी सीनियर सिटीजन की बात सुनते उससे क्या लगता है शायद ऐसा तरीका तुमने क्वेश्चन जो पूछा था उसका तरीका ही गलत था। तुमने पूछा था कि अगर कि कौन कौन उस इविल कल्टीवेटर के साथ कोलैबोरेट किया था, मिलकर काम करने में लगा था सभी के सभी फेलो डिसिपल को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने किसी ने भी अपने साथियों को चोट पहुंचाई ही नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इविल कल्टीवेटर का सहारा साथ दिया। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा परेशान होता है और उससे क्या लगता है डैम इट, लगता है कि मुझे डायरेक्टली उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिरकार तुम्हारे कितने साथी है, कहाँ है, कौन कौन है। ये बात सुनकर सीनियर शेर उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अब जबकि सारा का सारा मैटर है वो सेट के हाई ऑफिसर पर छोड़ दो तुम। तभी एमसी खुश होते उससे पूछ लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे पेड वेकेशन के बारे में। तभी सीनियर शेर उससे क्या लगता है कि हमारे जो सेक्ट है वो उनके साथ अलायंस करने वाली है 10,000 यूनिट सेक्ट के साथ, वही सेक्ट जो अभी अभी उस कंपटीशन करने में लगे थे, बस नाम थोड़ा सा अदर कर दिया और इसलिए मेरे पास बहुत है काम करने के लिए और मैं फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसको देखकर एमसी उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में नाइट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा एमसी कुछ बुक्स पढ़ने में लगा हो और उसे देखकर काफी शौक होता है और क्या लगता है कि ये तो वाकई में सरप्राइजिंग वाली बात है कि जो मैजिक टूल्स होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सूडो स्पिरिट टूल्स में। आई मीन उनके जो मैजिक टूल्स है उन्हें सूडो स्पिरिट रूट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इस मेथड का इस्तेमाल कर। उसके बाद मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ उनके स्पिरिट रूट और उनके एट्रीब्यूट के वेट को। मान के चलो अगर तुम्हारे पास डुअल रूट्स मौजूद है फायर एंड अर्थ, तो तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर फायर और अर्थ की एफिनिटी एक साथ बहुत ज्यादा लेवल पर हो, तभी तुम अपने लेवल को बराबर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो एक की ज्यादा हो और एक की कम हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें इसे बैलेंस करने के लिए एक एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर तुम इसे अच्छे तरीके से बैलेंस करने में कामयाब रहते हो तो तुम इसकी जो स्पिरिट रूट है उसकी पावर को काफी तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर तुम वाकई में बैलेंस चाहते हो
तो तुम्हें सब कुछ अच्छे तरीके से करना हो। तभी सिस्टम उसकी ये मेथड को देखता है तो मन में उससे सिस्टम उसे बताने लगता है। लेकिन जो वेट इंक्रीज होगा वो ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है और वो गायब हो गया थोड़ी देर बाद। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। इसको देखकर सिस्टम उसे बताने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे जो स्पेशल सर्कमस्टेंस है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो स्पिरिट रूट है वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल निभा सकती है होस्ट के लिए। इसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये सुपर इफेक्टिव रोल निभा सकता है मेरे लिए, और इस सीक्रेट मैनुअल में सिर्फ इस चीज ऐसे लिखा है किस तरीके से आर्टिफैक्ट को तुम रिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें फॉल्स स्पिरिट रूट मिल जाएगी, उसके बाद तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसकी एनर्जी को स्पिरिट रूट में, लेकिन रियल स्पिरिट रूट के बारे में कुछ भी इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है इसमें। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि एक स्पिरिचुअल रूट का जन्म लेने के लिए जो कंडीशन लगती है वो काफी ज्यादा हार्श है, और सभी की सभी जो स्पिरिट्स होती है वो अबव सेलेस्टियल रैंक, और कोई भी इस दुनिया में ऐसा बेवकूफ नहीं है जो कि इस तरह की स्पिरिट रूट का इस्तेमाल करेगा। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है तो आखिरकार तुम मुझे बेवकूफ क्यों करने के लिए कह रही है, आई मीन सिस्टम से कह रहा है तो तुम मुझे बेवकूफ जैसा काम क्यों करने के लिए कह रहे हो। तभी सिस्टम उससे ये बात सुनकर कहने लगता है कि होस्ट पूरी तरीके से डिफरेंट है, तुम्हारी करंटली सीरियसली सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और बिना स्पिरिचुअल रूट के तुम स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस समय पर, और जब तक तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है ना ही तुम उसको इस्तेमाल कर कल्टिवेट कर सकते हो, तुम हमेशा हमेशा के लिए फिफ्थ स्टेज पर क्यू रिफाइनमेंट पर बने रहोगे। भले ही तुम यहाँ पर मरोगे नहीं, लेकिन जो हाई लेवल कल्टिवेटर को इस बारे में पता चलेगा कि तुम्हारे पास इस तरह की कुछ सीक्रेट्स मौजूद है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसी मौत से भी खराब हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कनेक्ट है कि आखिरकार तुम मुझे बताओ जो स्पिरिट रूट है वो आखिरकार उसे बनाने में रिफाइन करने में कितना समय लगेगा। तभी डिमोनिक सोल उससे कहने लगती है कि मैं एक स्वॉर्ड मैजिक स्वॉर्ड स्पिरिट कि तुम वाकई में चाहते हो मुझे स्पिरिट रूट की तरह इस्तेमाल करने के लिए, तुम डिमोनिक कल्टिवेटर बनना चाहते हो का। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछता है कि जी लो भाई, इसने तो ऐसा कह दिया। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि तुम्हें बस इसके 50% को रिफाइन करना है, फिर उसके बाद ये पूरा तुम्हें बिलोंग करेगा। और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि पहले के एक्सपीरियंस को देखकर तो लगता है कि जो होस्ट की सोल है उसे मेंटेन किया जा सकता है, इसका कॉन्टेक्ट बना रह सकता है इसकी बॉडी से, फिर फर्क पड़ने वाला कि वो कितनी दूर। भले ही होस्ट की जो सोल है वो गायब होकर उसकी स्पिरिट रूट बन जाएगी, लेकिन जो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया जा चुका है लेकिन इसकी जो रिकवरी रेट है वो फास्टर है तुम्हारे गायब होने से। इसको सुनने के बाद एमसी उससे लगता है कि ये तो काफी औसम वाली बात, ये एक ऐसी मेथड है सिर्फ और सिर्फ मेरे ही द्वारा से यूज किया जा सकता है। इसको देखकर डिमोनिक सोल उससे पूछ लगती है कि जो डेट पेंडेंट था जो कि मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ पर है, अगर तुम पूरी की पूरी सोल को सेपरेट कर लोगे तो मैं वापस उस जेन पेंडेंट में सोने के लिए चला जाऊंगा। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो मेन बॉडी है उसने कुछ नोटिस कर लिया है, इसने अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा है यहाँ पर, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें ओल्ड मेथड का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं रिस्टोर कर सकूं तुम्हारे बेहोश होने के बाद। तभी वो डिमोनिक सोल उसके जेट पेंडेंट को पकड़ती और पकड़ने के बाद वो जेट पेंडेंट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसको देखकर एमसी शॉक होते है, उससे पूछने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी जो डिमोनिक सोल है वो हमारे एमसी को गुस्से में घूरते उससे क्या लगता है कि ब्रदर भले ही तुमने मेरी रिस्टोर करने में मेरी मदद की थी, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो इतनी बुरी हालत में है कि इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं खुद मैच नहीं हूँ। तुम वाकई में बहुत ज्यादा कैपेबल हो, आखिरकार तुम अपने ब्रदर की थोड़ी सी मदद क्यों नहीं करते, तुम मेरी मदद करो मेरी जो रिमेनिंग पार्ट है सोल का उसे वहां पर छुड़ाने में। अब जो हमारे एमसी पर कंट्रोल करने वाला होता है तो हमारे एमसी की चुटकी बजाकर तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है, और उससे क्या लगता है कि गुड नाइट स्प्रिट सन। इसको देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसके अटैक करने लगता है एमसी पर, उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम मुझे अभी भी कंट्रोल कैसे कर सकते हो। और जैसे वो अटैक करता है तभी अचानक से पूरी की पूरी जो डिमोनिक सोल होती है वो गायब होने लगती है, और वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, और वहीं पर वो स्लीप में चला जाता और दोनों की सोल्स को सेपरेट कर लेता है, अपनी और डिमोनिक सोल्स को। और एमसी कहने लगता है कि तुम इस बारे में सोच रहा भी नहीं कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है, तुम धीरे धीरे करके मेरी सोल में मिलते जा रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी सोल है वो थोड़ी सी स्पेशल है, तो मैं कभी भी उसे रिस्टोर कर सकता हूँ, और मैंने इस समय तक इसलिए कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम किस तरीके की ट्रिक अपनाना चाहते हो मेरे खिलाफ। तभी सिस्टम मुझसे पूछ लगता है कि होस्ट तुम मुझे बताओ कि अपने स्पिरिट रूट को तब कम रिफाइन करना चाहते हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि अभी की अभी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, वैसे भी रात है अपने पास तो अभी कर लेते हैं। तभी वांशा के गेट असेंबली में हॉल में चल रही होती है मीटिंग, जहाँ पर उसका सेक्ट मास्टर उस बड़ऊ से कहने में लगा हुआ था कि इस टाइम जो एल्डर थे वो यहाँ पर वापस आ चुके हैं अपने ट्रेवल कर, लेकिन जो उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारे वूशांग गेट पर वो डेफिनेटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुका है। तभी दूसरा एल्डर बोलने लगता है कि वो हाई लेवल पर पहुंचे या ना पहुंचे ये एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला कि आखिरकार जो क्वीन मास्टर है वो क्वीन सेक्ट में चले गए थे आज, और 5 के 5 वीन्स को हारकर वापस आ चुके हैं कि हमारा जो पवेलियन है वो वाकई में डिपेंडेंट होना चाहिए 8 फीट पवेलियन को। जो वांशांग गेट के 8 फीट पवेलियन का मास्टर है यानी कि एल्डर, और ये परफेक्ट गोल्डन कोर पर पहुंच चुका है। तभी ये बड़ा उससे क्या लगता है कि जीओफो के तुम मुझसे कंप्लेन करने में लगे हुए हो, तुमने देखा ही होगा कि आखिरकार जो रिकॉर्डिंग स्टोर में जो भी कंटेंट था तुमने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमारा कंपटीशन वहां पर गया था। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि तुम सोल्ड बाइंडिंग आर्टिफिशियल रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल कर भी पाते या फिर टिक पाते। इस बात को देखकर वो एल्डर उससे क्या लगता है कि मैं जीत तो नहीं सकता, लेकिन एक ही समय मैं सुरक्षित रास्ता चुन, कम से कम मैं अपने पास अपने साथ 10 आर्टिफिशियल रिफाइनर एल्डर्स को तो लेके जा। मुझे नहीं पता आखिरकार यहाँ पर किसने कहा था कि वो अकेले इस
मैटर को संभाल लेगा और अपने साथ किसी को लेकर नहीं गया। इसको देखने सुनने के बाद बड़ों को गुस्सा आ जाती है। तभी सेक्ट मास्टर खड़ा होकर उससे क्या लगता है कि बहुत होगा, दोनों के दोनों एल्डर इस तरीके से गुस्सा करना बंद कर दो। भले ही हम वीन्स को हार चुके हैं इस समय पर, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ कि तुम्हें हर एक पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर क्वांटिटी में आर्टिफैक्ट रिफाइन कर हमें देने होंगे। तभी एल्डर कहने लगता है कि हमें सेक्ट के जो क्वीन सेट के जो टास्क है हमें वो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी उनके लिए काम कर ही हमें वो आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। तभी वहां पर दूसरे एल्डर खड़ा होकर उससे क्या लगता है कि हम डेफिनेटली टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन वो आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करवाने में कामयाब नहीं रहने वाले। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ उन्हें डबल वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उन आर्टिफैक्ट की स्पिरिट स्टोन के तौर पर। जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि जो क्वीन सेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन होने में लगी हुई है, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो इनफ आर्टिफैक्ट रिफाइन कर पाएंगे समय के हिसाब से। फिर उसके बाद वो हमसे भीख मांगे ताकि वो हमें वीन्स वापस प्रोवाइड करवा दे, या फिर हमसे आर्टिफैक्ट रिफाइनर की भीख मांगे। फिर उसके बाद हम अपना प्लान आजमा सकते हैं। ये बात सुनकर वो बड़ो खड़े होते हैं। उससे क्या लगता है उन्होंने तो अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल रिसीवर को भी खो दिया, जो कि सोल बाइंडिंग आर्टिफैक्ट रिफाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि पीक पर खड़ा हो सकता है आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के डाव में। अगर वो बंदा वहां पे सुरक्षित मौजूद होता तो शायद वो सभी के सभी 10 वीन्स को स्वॉलो कर लेता, लेकिन ये वाकई बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि हमने उसे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया और बेवकूफ बना दिया है। तभी बड़ो उससे क्या लगता है कि तुम अगर ये यूएफओ अपने साथ सभी के सभी साथियों को वहां पर लेकर जा, तो उस स्मेली बॉय ने अभी तक अपनी सोल बाइंडिंग आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता जब तक वो मर नहीं जाता तब तक। अगर हम वाकई में उनको जीत जाते, अगर वो किड वाकई में डेवलप होने में कामयाब रहता फ्यूचर में, तो वो 10 साल के अंदर अंदर तक पावरफुल बन जाता कि वो किसी भी पावरफुल तरीके से और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिफाइन कर सकता है किसी भी आर्टिफैक्ट। इस बात को सुनने के बाद दूसरे एल्डर उससे क्या लगता है कि जो एल्डर लिन कहने में लगे हुए हैं वो वाकई में सही कहने में लगे हुए हैं। इन्होंने फ्यूचर की तरफ सब कुछ देख लिया है, इन्होंने हमारी मदद की थी एक पोटेंशियल क्राइसिस को निपटने के लिए। तभी दूसरा बंदा उससे क्या लगता है कि मैं वाकई में तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि सिर्फ थोड़े समय के लिए सोचता हूँ, मैं फ्यूचर के लिए भी सोचता हूँ। तभी एक बंदा उस एल्डर के पास आता है और उसे एक न्यूज देता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। तो सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगता है कि क्या हो गया स्टीवर्ड जिया। तभी जो स्टीवर्ड उससे क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर हमारे पीपल ने लोगों ने क्वीन सेट से एक मैसेज भेजा हुआ ये कहते हुए कि किसी ने स्वॉर्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू कर ली, जिससे कि वहां पर एक सेलेस्टियल फेनोमेना जनरेट होने में लगा है। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और बड़ा उससे क्या लगता है कि स्वॉर्ड इंटेंट रियल में ब्रेक थ्रू करना ये वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इन्होंने सेलेस्टियल फेनोमेना को भी कॉज कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्वीन वूजी है वो अपने सेकुलेशन को उसने लेफ्ट कर दिया। तभी स्टूवर्ड उससे बोलने लगता है कि यहाँ पर एक और खबर है, हमें पता चला है कि उसने हमें ये मैसेज भेजी है रिकॉर्ड कर। और जब सभी के सभी लोग उस रिकॉर्डिंग को देखते काफी शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो वाकई में स्वॉर्ड इंटेंट है जिसने शेप लिया रखा है स्वॉर्ड का। और तो और देखा जाए तो जो क्वीन वूजी नहीं है बल्कि मुझे काफी ज्यादा जवान और यंग लड़का। मैंने आखिरकार क्वीन सेट में इस जैसे बंदे का नाम कभी क्यों नहीं सुना जो कि स्वॉर्ड डाउ में इतना जीनियस है। और जब बड़ो उसको देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, उसके पसीने छूट जाता है और क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। और ऐसा करने के बाद उसे कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी पूरी तरीके से शॉक हुआ पड़ा होता है क्योंकि एमसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था ऐसा। तभी सिस्टम एमसी से कहने में लगा हुआ था कि आज तक पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी सक्सेसफुली फ्यूज नहीं किया इस रूट को जेन्युइन स्पिरिट के साथ। और यहाँ पर जो हमारा एमसी है यानी कि होस्ट है वो स्पिरिट स्वॉर्ड इस्तेमाल करने में लगा फॉर्ज करने के लिए अपनी सोल का इस्तेमाल करके। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट परफेक्ट फ्यूजन होना चाहिए जब से इस स्पिरिट रूट का इन्वेंशन हो। लेकिन ये काफी ज्यादा इतनी ज्यादा अजीब वाली बात नहीं होगी कि इसने एक सेलेस्टियल फेनोमेना को क्रिएट कर दिया है। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुमने मुझे पहले बता देना चाहिए था इसके बारे में। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं इसको देखकर शॉक होते हैं, क्या लगता है कि ये तो सेलेस्टियल फेनोमेना है स्वॉर्ड इंटेंट का, और ये फॉर्म ले लिया इसने एक स्वॉर्ड का। ये तो एंशिएंट टेक्स्ट में इसके बारे में बता गया सिर्फ और सिर्फ। कितना ज्यादा प्रोफाउंड स्वॉर्डशिप है इस बंदे की। सेक्ट मास्टर भी उसको देखकर काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि यंग फ्रेंड तुमने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है। वाकई में हमारे क्वीन सेट को हेवंस ने ब्लेस किया है। यहाँ पर जूनियर सिस्टर और सीनियर सिस्टर दोनों को दोनों अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो उसको देखकर सीनियर सिस्टर मन में सोचते हुए क्या लगती है, हे जूनियर ब्रदर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी है, लेकिन जहाँ खुद ही तुम यहाँ पर हाई प्रोफाइल जैसी एक्टिंग करने में लगी हो, क्या चाहते हो तुम। दूसरे तरफ से एल्डर को ये पता चलता है तो वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ये तो वही बंदा नहीं है जिसको तुमने बेवकूफ बना दिया। अब तुम इसके बारे में मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इसने ब्रेक थ्रू कैसे किया स्वॉर्ड इंटेंट में। सेक्ट मास्टर भी इसको देखकर काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि उस समय सिर्फ और सिर्फ क्वीन का सेक्ट मास्टर था जिसने उसकी सोल को चेक किया था। उसने कहा था कि इसने अपनी सोल को डैमेज कर लिया काफी बुरी तरीके से, और हम लोगों ने इस बारे में कंफर्म नहीं किया। ये बात सुनकर सेट जो स्टूवर्ड वो कहने लगता है कि लगता है हमें उसके द्वारा ट्रीट कर दिया जा चुका है। जो क्वीन है उसने एक ऐसा बहाना ढूंढ लिया अपने टैलेंटेड डिसेबल को बचाने के लिए कि वो मर चुका, लेकिन इस समय पर वो सिर्फ एक्टिंग करने में लगे हुए थे। तभी दूसरे वाला एल्डर बड़ों पे चिल्लाते उससे क्या लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तुम कह रहे थे कि इसने तुम्हें तबाह कर दिया है, अब यहाँ पर जो जीनियस है प्रैक्टिस करने वाला बंदा वो सभी के सामने आ चुका है, क्या यही तुम्हारा भविष्य देखने का फोरसाइट था, अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और जब ये बात इस बड़ों को पता चलती है तो उसके मुंह से खून निकल पड़ता है शौक के मारे। स्टीवर्ड उसे आकर पकड़ता है और उससे क्या लगता है कि आप ठीक हो।
और ये बड़ो गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता और क्या लगता है कि तुम लिटिल बास्टर कहीं के, मैं डेफिनेटली तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा एक ना एक दिन। तभी हमें वान यांग के सेक्ट के इनर सेक्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की खिड़की के बाहर देख रही होती है और आई मीन किसी कमरे में आकर उससे कह रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो ब्रदर। और हमें पता चलता है कि और नहीं बल्कि मैं सेक्ट मास्टर की डॉटर है जिसका नाम चैंग जेन है और ये अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो अपने बालों को पूरी तरीके से मुड़वा लिया अपने सर को। तभी ये देखकर वो पूछने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, अपने बालों को शेव क्यों करने में लगे हुए हो। वो बताने लगता है कि मैंने एक शर्त हार गया था इसलिए। यहाँ पर लड़की उससे पूछने लगती है कि मुझे अभी भी याद आया है कि जो मेरी बैट उस बंदे के साथ लगी थी, भले ही वो बंदा मुझसे काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन एक बैट होती है, मैंने उसे फुलफिल कर दी। भले ही वो मुझसे कमजोर था लेकिन मैं उस बंदे से एडमायर करता हूँ, इसने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी थी ताकि वो अपने सेट की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तुम बस इस तरीके समझ सकते हो कि मैंने अपने बालों को ऑफर कर दिया है, मैंने अपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसको देखकर वो लड़की उससे कहने लगती है ब्रदर कहीं तुम उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे हो जिसके जब तुमने उस क्रिमिनल सेट के पास जाकर जब ओल्ड मैन के साथ गए थे तो वहां कंपटीशन में उस बंदे से शर्त लगाई थी जिसने सोल इन्फ्यूजिंग क्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। ये बात सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा है, वो उसने अपनी सोल को पूरी तरह डैमेज कर लिया और बेवकूफ बन चुका है, मतलब पागल बन चुका है। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है लेकिन अभी अभी मुझे उसके बारे में एक नई खबर पड़ी कि वो वहां पर झूठ बनाने में बोलने में लगे हुए थे सभी के सभी। उन्होंने फादर को और उस ओल्ड मैन लिन को बेवकूफ बना दिया ताकि वो उस वीन पर अपनी इच्छा से गिव अप कर सके। ये बात सुनने के बाद ये टकलू काफी शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुमने अभी भी क्या कहा, कि जियान ने अभी भी ये कहा तुमसे। जहाँ पर वो लड़की उसे बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये एल्डर जिया के मुंह से ये बात निकली थी। और तो ये भी कह रहे थे कि वो वंस इन अ मिलीनियम स्वॉर्डमैनशिप जीनियस है जो अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है स्वॉर्ड एंट्रेंस से, जिसने सेलेस्टियल फिनोमेना को कॉज भी किया, आने पर मजबूर भी कर दिया। और जो ओल्ड मैन लिन है वो इस बात को जानकर इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसके मुंह से खून तक निकल चुका। और जब ये बात इस टकलू को पता चलती है तो वो वहीं पर भी हो जाता है शौक के मार और वो लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। तभी स्टूडेंट उससे पूछने लगता है कि मिस आखिर का जो सेक्ट मास्टर है वो तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। तभी वो मिस उससे बोलने लगती है कि मेरे ब्रदर के बारे में क्या। तभी स्टूडेंट उससे क्या लगता है कि कोई बात नहीं, जो यंग मास्टर है उसे तो इसकी आदत पड़ चुकी है अब तक। और तभी हमें वहाँ के सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है और वो खड़े होकर इंतजार करने में लगा हुआ होता है। उसके डॉटर उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि एल्डर जिया ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि तुम्हें तो पता ही हो कि जो वांग देंगे वो किधर ट्रबल में परेशानी में। और कुंगजुआन की रिपोर्ट के अनुसार जिसके जो ग्रैंडफादर थे वो उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर ले गए थे, लेकिन उनका मुकाबला किसी इविल कल्टीवेटर से हो गया और सक्सेसफुली इविल कल्टीवेटर ने उन दोनों को वहीं पर मार दिया और वे दोनों को दोनों इविल कल्टीवेटर के विचक्राफ्ट के कारण मारे जा चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद लड़की कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं मतलब एक्सप्रेशन नहीं बनाती है और उससे क्या लगती है क्या इसकी जो कंफर्म हो सका कि उनकी बॉडीज मिल चुकी और वो क्या लगता है कि हाँ मिल चुकी। और तभी वो लड़की वहीं पर रोना चालू कर देती है, उसके आंसू टपक पड़ते। इसको देखने के बाद उसका डैड काफी सरप्राइज होती है, कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में उस वांग देंग के लिए वाकई में इतनी डीप फीलिंग्स। तभी वो लड़की उससे क्या लगती है कि फादर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें तो तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो उसका फादर उससे क्या लगता है कि वांग देंग ऑलरेडी मारा जा चुका है, लेकिन जो हमारे सेट के अलायंस के स्टेबिलिटी के लिए ये क्रिमिनल सेक्ट के साथ जो तुम्हारा फादर है उसने तुम्हारे लिए एक और नया सुटेबल कैंडिडेट चुन रखा, जिस बात से वो तुरंत एग्री भी हो जाती है। इसको देखकर उसका फादर भी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं रही हो कि आखिरकार वो कौन। तभी उसके डॉटर उससे क्या लगता है कि फादर सारे के सारे अरेंजमेंट में तुम पर छोड़ती, आप जो चाहे कर सकते हो। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम जा सकती। और तभी वो लड़की उस कमरे से बाहर निकलकर चली जाती और स्टूवर्ड उस सेक्टर मास्टर के पास आकर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मिस के साथ ऐसा क्यों किया और मिस ने आपसे क्या कहा। ये बात सुनकर उसका फादर उससे आई मीन जो सेक्टर मास्टर वो उससे कहने लगता है कि इसने हमसे कुछ भी नहीं कहा, उसके कौन मरता है किसके साथ वो शादी करती है घंटों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से उसके साथ वो 10 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है तब से बिल्कुल ऐसी हरकतें करती है जैसे कि उसकी सोल खो गई है। अब एल्डर जी है, जबकि जो हमारी बेटी है यानी कि जिन्नर ऑलरेडी रेडी हो चुकी है हमारे प्लान के साथ काम करने के लिए, तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कि जो लिन जीयू है जी यू ने उसे हम अफेंड करें सिर्फ उस बच्चे के लिए, क्योंकि जो ओल्ड मैन लिन है वो हमारे सेक्ट मास्टर को फेवर ओयो करता। तो उसने इस बात के लिए एग्री हो चुका था कि वो यहाँ पर जीत जाएगा इस कंपटीशन में और वो 60 साल के लिए हमारा गेस्ट बनकर रहेगा एल्डर के तौर गेस्ट एल्डर के तौर। और उसके इस ऑफर को एक्सपायर होने में सिर्फ और सिर्फ 2 साल बचे हुए, लेकिन जहाँ पर अब इस कुंगियन सेक्ट में डुअल जीनियस आ चुका है जो कि क्राफ्ट में और स्वॉर्डमैनशिप में दोनों के दोनों में अनलिमिटेड पोटेंशियल इस बंदे के। और मैंने इन्वेस्टिगेट करके रखा हुआ है, इसने अभी रिसेंटली में कुंगियन सेक्ट को ज्वाइन की और आधे मंथ के अंदर अंदर इसके पास कोई भी मुझे नहीं लगता कि सेट के खिलाफ कोई भी इमोशनल कनेक्शन होंगे। और मुझे ये भी पता चला है कि इस बंदे के पास टैलेंट तो है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं। ये बात सुनकर वो सरप्राइज होते हैं, उससे पूछ लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी वो बताने लगता है कि अगर वो वाकई में इतना ज्यादा स्मार्ट होता तो वाकई में प्रिटेंड करना जारी रखता, वो इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को पूरे के पूरे क्रिमिनल सेट में सभी को बता नहीं देता और सीक्रेट में ट्रेनिंग कर रहा होता। ये कितनी ज्यादा शेम वाली बात है उसके लिए, लेकिन क्लियरली इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सेक्ट मास्टर। यहाँ तक कि वो सेक्युलर चेंबर में भी नहीं गया था कल्टीवेट करने के लिए, डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर गया अपने स्वॉर्ड एंट्रेंस में, वो भी पब्लिक में। ये काफी ज्यादा यंग है और काफी ज्यादा इंपेटेंट है और काफी ज्यादा जल्दबाजी में था ओल्ड मैन लिन को ये बताने के लिए कि उसने उसे ट्रेक कर दी अपने मास्टर की जो बेइज्जती थी उसका बदला लेने के लिए। और इस जैसा बेवकूफ जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है उसे मैनिपुलेट करना हमारे लिए काफी आसान होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे एमसी के कमरे में जहाँ पर सीनियर सिस्टर उसकी तरफ बढ़ गई होती और गुस्से में आकर उससे पूछ रही होती है जूनियर ब्रदर मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत। जहाँ पर हमारा एमसी सीरियस मोड में वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर
और इधर प्रिटेंड नहीं करने वाला। मैं वाकई में अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली में एक स्वॉर्ड मास्टर। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है जूनियर ब्रदर ने कभी भी एक्चुअली में वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा करते हो। तभी उसकी सीनियर ट्रेडर से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कैसा लगे, तो मेरे साथ एक स्वॉर्डमैनशिप का कंपटीशन करो। तभी एमसी कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास ज्यादा एक भी स्वॉर्ड तो मौजूद नहीं है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर उसे स्वॉर्ड देती है और उससे कहने लगती है तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एमसी तुरंत उस स्वॉर्ड को पकड़कर रेडी हो जाता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उसके हाथों में से खून निकलना पड़ता है क्योंकि इसने गलत तरीके से स्वॉर्ड को पकड़ा था और माफी मांगते है। दोबारा स्वॉर्ड को उठाकर कहने लगता है कि ये मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता और काफी सीरियस मोड में आकर उससे कहने लगता है कि चलो एल्डर सिस्टर, चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरी जो वननेस है रियल में है स्वॉर्ड में वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। इतने में हमारी सीनियर सिस्टर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है तो हमारा एमसी कुछ भी नहीं कर पाता। इसको देखकर शॉक होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इतना कमजोर है ये बंदा। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो शॉक के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सिस्टम आखिरकार मेरे साथ परेशानी क्या है, मैंने तो अभी तक स्वॉर्ड को पकड़ा था लेकिन जो इंटेंट ब्रेक थ्रू जो किया था मैंने स्वॉर्ड में वो कहाँ गया है, मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है, मैं स्वॉर्ड को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ ढंग से। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है जो होस्ट है उसने किसी भी तरह की कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक नहीं सीखी है। इस बात को सुनने के बाद एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हाँ मुझे याद है एल्डर सिस्टर, अभी तो मैंने ब्रेक थ्रू किया है, मेरा सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर मैक्सड हुआ है, सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है ही नहीं, तो जल्दी से मुझे कोई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक दे दो। जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है और हमारे एमसी को अज़ूरो क्लास स्वॉर्ड टेक्निक देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम इसका इस्तेमाल करते हो सबसे द मोस्ट बेसिक टेक्निक और इसे बेसिक को बिल्कुल मास्टर करने के लिए कम से कम 3 से 5 दिन लग जाते हैं। जिसको देखकर एमसी खुश हो जाता है और फुल स्पीड में उस बुक को पढ़ने लगता है। जिसको देखकर सीनियर सिस्टर शॉक हो जाता है, उससे कहने लगती है इतनी फास्ट, और हमारा एमसी उसको देखकर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि अमेजिंग, बस सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट का ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ है जैसे कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ तुरंत, और मुझे स्वॉर्ड की टेक्निक तुरंत समझ में आ चुकी है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसको सीख कर रखा हुआ हूँ, बस इसे भूल गया थोड़े समय के लिए। और पढ़ने के बाद उससे कहने लगता है कि मैं तैयार हूँ सीनियर सिस्टर, चलो हम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट करते। जब ये स्टार्ट करने के लिए बोलता है तो सीनियर सिस्टर काफी तक शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगती है इसका जो ऑरा है कंप्लीट डिफरेंट लगने में लगा हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ आधा ही घंटा तो हुआ है इस बुक को पढ़ते पढ़ते। खैर उसका कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर के बारे में कुछ ऐसी चीजें कई सारी हैं जिन्हें मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगी। तभी वो अटैक करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ये बंदा मुझे कितना ज्यादा शॉक दे सकता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही हमारा एमसी उस पर अटैक करने लगता है तो वो ऊपर उछक जाता है। इसको देखकर उसकी सीनियर सिस्टर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जैसे वो फिर से अटैक करते हैं तो हमारा एमसी फिर से जंप मार अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है, ना कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, और धक्का मार देता है उसको। और जैसे ही फिर से फाइट करना चालू करते हैं तो हमारा एमसी अपने सर से उसके स्वॉर्ड को रोकता है। इसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज जाती है और उससे कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी हमारा एमसी जोर से चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मैंने अभी अभी अज़ूरो क्लॉड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था और मैं इस तरीके से बन गया। तभी सिस्टम उसे बोलने लगता है कि सिस्टम को पता चल चुका है तुम्हारे साथ क्या परेशानी, और सिस्टम उसे बताने लगता है कि होस्ट तुम्हारा जो स्वॉर्ड इंटेंट ब्रेक थ्रू था वो ह्यूमन लेवल पर नहीं था बल्कि मैं स्वॉर्ड लेवल पर था। जिसको जानकर वो काफी शॉक हो जाता है और सिस्टम बताने लगता है, समझाने लगता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो होस्ट की बॉडी है वो एक मैजिक वेपन खुद बन चुकी है और उस लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर तुम्हें उसके बाद एक परफेक्ट स्वॉर्ड स्पिरिट मिल चुकी है जो कि तुम्हारे साथ पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अलाइन भी होती है, जो कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट की तरफ सर्व करने में लगी हुई। अब जब दोनों की दोनों चीजें एक साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पर हमारा होस्ट पैदा होता है जो कि एक पीयरलेस स्वॉर्ड के तौर पर बदल चुका है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी कारण से वो फेनोमेना वहां पर हुआ था। इस बात को जानने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस बात को जानने के बाद जब सीनियर सिस्टर को पता चलती है तो वो शॉक होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो ब्रेक थ्रू किया था स्वॉर्ड एंट्रेंस से वो तुमने नहीं किया था बल्कि मैं तुम खुद एक स्वॉर्ड बन चुके। ये बात सुनकर उसका हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम इस तरीके से समझ सकते। इस बात जब सीनियर सिस्टर को पता चलती है तो वो उससे कहने लगती है कि दूसरे शब्दों में कहा है तो जो मेरा जूनियर ब्रदर है, जब तुमने उस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था कंट्रोल करने के लिए तो जो स्वॉर्ड टेक्निक थी उसने तुम्हारी खुद की बॉडी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी कंट्रोल करने के लिए। ये बात जानकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मुझे शांत रहने दो, आराम करना है, मैं परेशान हो चुका हूँ यार जिंदगी में। और फिर इसी चीज हमारे सीनियर सिस्टर ट्राई करने के लिए उसको पटक पटक कर मारने लगती है जैसे स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते उसी तरीके से। ये सब करने के बाद वो उससे कहने लगता है कि जूनियर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिर किसी भी तरीके से रेजिस्ट मत करना। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तभी सीनियर सिस्टर कहने लगती है मैं स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली, और अगले ही पल हमें पता चलता है कि हमारा एमसी एक स्वॉर्ड बन चुका है और सीनियर सिस्टर उसके ऊपर चढ़ने के बाद उड़ने में लगी हुई है हवा में सुपरमैन की तरह। और जब ये उड़कर कहीं जा रहे होते हैं तभी हमारी जूनियर सिस्टर उसको देख लेती है, जिसको देखकर इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे फालतू के सपने आने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमारा एमसी नीचे उतरने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है, अपने पंख को खोलता है, स्पॉइलर खोल रहे हैं प्लेन के, फिर अपने पंख को दूसरी तरफ घुमा लेता है और लैंडिंग की पोजीशन में आ जाता है, लैंडिंग के लिए तैयार, और सीधे जाकर हमारा प्लेन जमीन पर उतर जाता है बिना किसी परेशानी। ये सारी की सारी घटना को हमारा एमसी महसूस करता है तो वो काफी शौक होता है, कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब चीज हो रखी है मेरे साथ। और जब ये सीनियर सिस्टर को पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो वाकई में एक्चुअली में रियल बात है, मैंने कभी भी ह्यूमन जैसे दिखने वाली फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, खासकर इतनी ज्यादा स्मूथली तो बिल्कुल भी नहीं। जूनियर ब्रदर तुम्हारा जो कंट्रोल है वो वाकई में बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम इसके बारे में कभी सोचना भी मत, जिस तरीके से तुम कहने में लगी हुई है वो मिसलीड करने में लगा हमारे व्यूअर्स को। लेकिन सीनियर सिस्टर ये बात सुनकर उससे कहने लगते हैं कि ये लेकिन वाकई में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, अब मुझे कभी भी स्लीपिंग बैग की इस्तेमाल करने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मल्टीपल शॉट की भी इस्तेमाल नहीं करेगी फ्यूचर में करने की जरूरत। ये बात सुनकर एमसी उससे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले तो मना करने दो, अगर सीनियर शेफ वाकई में इसकी आदत डाल लेती और जिस पोजीशन में तुम वहां पर खड़ी रहती है तो डिमांड करोगी अलग अलग तरीके की, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। और जैसी पोजीशन वाली बात आती है तो उसे 500 पॉइंट मिल जाता, जिसको देखकर हमारी सीनियर शेफ अपना वेपन निकाल लेती है उसकी एक्सकैलिबर को काटने के लिए। इसको देखकर हमारा एमसी घबराते हुए उससे लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। खैर बहुत हो गई, हो गई बकवास। मैं लगता है कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर दी है अपने पूरे के पूरे सेट के लिए। आखिरकार जो सेक्ट एल्डर्स है वो हमसे बात करने के लिए क्यों नहीं आए? यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर ने हम सभी को कहा है तुम पर नजर बनाने के लिए, और इसलिए वे लोग इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए गए। इस बात को सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होते हैं, कहने लगता है कौन सी मीटिंग? सीनियर बताने लगती है कि ये तुमने इस बार कुछ ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर दी थी, जो फॉर्मेशन वो इस फिनोमेना को बिल्कुल भी ब्लॉक करने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है जो क्रिमिनल सेक्ट है वो प्रोड्यूस करने वाली है एक स्वॉर्ड जीनियस को, स्वॉर्ड डाई जीनियस, और ये बात सभी के सभी लोगों को पता चल चुकी है। और जो 10,000 इल्यूजन सेक्ट उसको भी पता चल चुकी है, और जो कम से कम हजारों सालों बाद ऐसा कुछ हुआ और पूरे के पूरे कांगलान कंट्री को जब इस बारे में पता चला सभी शॉक हो गए होंगे। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है मोरल्स को बूस्ट करने के लिए। तभी सीनियर से कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में एक नॉर्मल जीनियस होते तो शायद यहाँ पर कई सारे सेक्ट्स तुम से काफी जल रहे होते, लेकिन तुम तो बस एक नंबर के बेवकूफ। तुम्हारी सिचुएशन पूरी तरीके से डिफरेंट है, लेकिन तुम जैसा जीनियस जिस भी सेट को बिलोंग करेगा वो सेट पूरी तरीके से एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को हर कोई हासिल करना चाहता है। लेकिन तुम इस वक्त क्वीन सेक्ट में, इस वक्त इसकी सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और प्रेशर में पड़ चुका है पूरा का पूरा सेक्ट। ये बात जानकर एमसी काफी शौक होते हैं, उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाली बात यह है कि जो जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बात करने में लगे हुए वो है ही नहीं मेरे पास। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगी हुई हो। वो स्वॉर्ड थी जिसके बारे में सबको सोचने में लगे हुए हैं। तुम्हारे पास स्वॉर्ड एनर्जी जिसमें तुम आसमान में उड़ सकते हो, फेनोमेना जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये काफी तो कॉमन सी बात है। लेकिन तुम एक जिंदा पर्सन हो ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन अगर स्वॉर्ड फेनोमेना को कोई जिंदा पर्सन करता है तो उसे कोई कॉमन बात नहीं होती। बेसिकली देखा जाए तो इंसानी तौर पर ये इम्पॉसिबल। अब सभी के सभी लोग ये सोचते हैं कि तुम एक स्वॉर्ड डाओ जीनियस और तुम्हें जो भी कोई चैलेंज करने के लिए आएगा तुम उसे चैलेंज को मना नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात। तभी वहां से सीनियर शिफ्ट जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए आराम करने के लिए। मैं जाकर सीधे एल्डर से बात करती हूँ, आज रात को पता चलता है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों खड़े होकर किसी चीज को देखकर काफी शॉक हो चुके होते हैं। सिस्टर उससे कह रही होती है कि सेक्ट मास्टर क्या वाकई में आप इस सोल्यूशन के साथ निकल कर आए? जहाँ पर उसे पता चलता है कि जहाँ जो उसका जूनियर ब्रदर है वांग तेंग की जगह पर इस लड़की से शादी करने वाला है ताकि हम वांग तेंग सेट के साथ अलायंस बना के जारी रख सके। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि ये सारा का सारा जो प्लान है एंडर डी के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो ऑफकोर्स ये बात जो यंग मास्टर जिंग ये है यानी कि हमारा एमसी वो इसके बारे में क्या सोचता है, उसकी परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं करने वाले। तभी एमसी कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर वांग जी है तो अभी मारे गए हैं, आखिरकार हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला, ये इनअप्रोप्रिएट है। इसको देखकर वांग ने सेट का सेक्ट मास्टर वहां पर आकर उससे कहने लगता है कि हे नीफ तुम्हें इस तरीके से सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो वाकई वांग तेंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है उसके दिल। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनकी जो एंगेजमेंट थी वो बस हमारे अलायंस के लिए थी ताकि हम स्टेबल कर सकें। लेकिन जब से मेरी डॉटर ने तुम्हें देखा है, हेवनली ऑरा को तुम्हारे देखा है, तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी को देखा आसमान में उड़ते हुए कल से, तब से वो तुम्हारे से पूरी तरह से प्यार में पड़ चुकी है और इसलिए वो मुझसे भीख मांगने लगी है अपने फादर से कि वो तुम्हारे साथ सेटिंग करवाए तुम्हारी आज रात को। लेकिन उस लड़की को दिखा जाता तो वो वहां पर बात नहीं करती होती बल्कि वो सो रही होती है। जब बात एमसी को पता चलती है तो उसको देखकर कहने लगता है मन में सोचते हुए, इसको देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट साइड का लव है। तुम्हारी डॉटर को ऐसा लगता है कि वो तो बेहोश होकर सो रही है। तभी उसका फादर उसे अपनी डॉटर को जगाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा। हे जिंगर तुम्हें अपने इस न्यूफी इंजीनियर के साथ कुछ कहना नहीं है क्या? तभी वो उसमें आती और हमारे एमसी काफी ज्यादा नजदीक आ जाती और तुरंत आकर उसे एक लेटर देने लगती। इसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, समझ नहीं आ रहा होता। और जैसे वो लेटर को पढ़ने वाला होता है तो वो लड़की उसको हमारे सीनियर सिस्टर से कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से पीक करने की जरूरत नहीं है। तो वो शर्म के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। और जैसे ही हमारा एमसी इस लेटर को पढ़ता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। जब सीनियर सिस्टर को इस तरीके के एक्सप्रेशन देखती है तो वो भी कंफ्यूज होती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि जो मिक्स जिन्नर है वो वाकई में बहुत ज्यादा बोल्ड, और इस तरीके से जब मैंने उसे देख लिया तो मेरे दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी हैं। एल्डरली मैं आपकी डॉटर की जो इंटेंशन है पूरी तरीके से समझ चुका, लेकिन अभी भी हम दोनों के बीच में पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई है। तो आखिरकार तुम इसको यहाँ पर कुछ समय के लिए क्यों नहीं छोड़ जाते हो टेम्परेरी? हम लोग अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जिस तरह हम एक दूसरे को जानेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा हमारे लिए। कैसा लगा आपको मेरा प्लान? जब ये बात सीनियर क्षेत्र को पता चलती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी सेक्ट मास्टर बांगने का कहने लगता है कि मेरे पास इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कुंजा सेट के सेक्ट मास्टर? और तभी वो सेक्ट मास्टर से क्या लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बस बात इतनी है कि हमारा जो जैंगलियन पीक है वो वाकई में उसके लिए ये इनकन्वीनियंट होगा तुम जैसे ज्वेल को वहां पर रहने के लिए। तभी वो दूसरा वाला सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मजाक कर रहे होगे। हमारी जो डॉटर है वो वाकई में बहुत ज्यादा डेलिकेट है इस कामों में, भले वो दिखती नहीं है। और वहां से जाते हुए क्या लगता है अब मैटर सॉल्व हो चुका है, तुम दोनों के दोनों अपनी फीलिंग्स को कल्टिवेट कर सकते हो यानी कि बढ़ा सकते हो। मैं अपने सेक्ट में वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां पर बहुत सारे काम पड़े हुए।
और वो वहां से जा रहा होता है, तभी सेक्टर उसके पीछे पीछे आकर उससे क्या लगता है कि जो एल्डरली है वो वाकई में उन वीन को आज हमें हवाले नहीं करने वाला था क्या। ये देखकर वो सेक्टर मास्टर उससे क्या लगता है कि इतनी जल्दबाजी क्या है, अभी तक हम लोग अपनी अलायंस में अभी तक स्टार्टिंग का की, हम ऑफिशियली उस अलायंस कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट कर देंगे जिन्नर की वेडिंग के दिन जहाँ पर उसकी शादी होगी, हम एक साथ तब उस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। सेक्टर मास्टर क्विंग्समान, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए तो तुम उन दोनों को एक साथ आने में उनकी मदद करो। जिसको देखकर दूसरा एल्डर उसे पूछने लगता है कि सेक्टर मास्टर, ये जो बंदा है जी इस सिंगे की यानी कि हमारे एमसी के पोटेंशियल पर नजर बना रखा हुआ है और मैरिज के थ्रू वो अपने उसको एमसी को वांगजियांग सेट में ज्वाइन करवाना चाहता है। ये देखकर सेक्टर मास्टर उससे कहना लगता है कोई बात नहीं, मेरे पास मुझे अपनी जूनियर ब्रदर ल्यू पर पूरा भरोसा। ये बात सुनकर एल्डर शॉक होते हैं और उससे क्या लगता है कि सेक्टर मास्टर तो वाकई में चाहते हो कि मेरे जो डिसिपल है वो एल्डर ली की डॉटर पर इस तरीके से मूव करे, ये एब्सोल्युटली मैं इसकी मना करता हूं। ये बात सुनकर सेक्टर मास्टर वहां से जाने लगता है और उससे क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार 300 ईयर से तुम अभी तक अपने एक भी पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ पाओ हो, तुम हमेशा वर्जिन ही रहोगे, सिंगल मरोगे साला सिंगल होगे, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है इस बात को लेकर। ये बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाती है और उससे लगती है कि तुम ये सब क्या कहने में लगे हुए हो और मेरे इस मैटर से क्या लेना देना है कि मुझे पार्टनर नहीं मिला। तभी सेक्टर मास्टर वापस आने के बाद उससे क्या लगता है कि मिस जिन्नर, आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हुई, बाकी के लोग कहाँ पर है। तभी बताने लगता है कि सीनियर ब्रदर है वो जो सबसे ज्यादा गोरी गोरी दिखने वाले सीनियर सिस्टर थी ना उसके साथ चला गया। जिस बात को जानने के बाद वो सेक्टर मास्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर वापस से हमारे एमसी को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करती है और हमारा एमसी प्लेन की तरह लैंड करता है जमीन, जिसको देखकर हमारा एमसी को गुस्सा आ जाती है और वो सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि मैं वाकई में रेजिस्ट नहीं कर रहा था तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, क्योंकि मेरे को इस बात का डर था कि तुम्हें चोट न लग जाए, लेकिन तुम्हें इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ ज्यादा हरकतें कर रही हो। ये बात सुनने के बाद हमारी सीनियर सिस्टर गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वहां पर चेंगली की डॉटर को अपनी पीक पर तुम्हारे साथ छोड़ दूं, क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपना हानि बनाना चाहते हो जूनियर ब्रदर। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है किस आराम की बात करने में लगी हुई हो, तुम तो सिर्फ अकेली ही हो ना, हाँ और कौन है तुम्हारे अलावा। और तभी हमारा जब जी बात सुनकर काफी शौक होती है तो हमारा एमसी भी उसकी फिरकी लेता है और मजे लेते हुए उससे क्या लगता है सीनियर सिस्टर कहीं तुम सब कॉन्स्टेंटली अपने आप को मेरे हारे में तो नहीं जोड़ रही हो। जिसको देखकर इसे गुस्सा आ जाती है और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल हमारे एमसी के खिलाफ करने लगती है और गोल गोल रानी कितना कितना पानी गोल गोल तरीके से हमारे एमसी को पूरी तरीके से घुमा देती है अपनी फैंटम शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसके कारण हमारे एमसी के मुंह से सब कुछ बाहर निकल पाता है, खाया पिया उल्टियां जाती है। तभी हमारा एमसी डर के मारे अपने उस लेटर को अपनी सीनियर सिस्टर को दिखा देता और उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर पहले तुम मुझ पर अटैक करो, उससे पहले जो लेटर मुझे जिन्नर के द्वारा दिया गया है तुम मुझे देख लो। इस बात को देखने के बाद सीनियर सिस्टर उससे कहने लगता है कि मेरे पास दूसरों के लव लेटर को पढ़ने की कोई भी आदत नहीं है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ये कोई लव लेटर वगैरह नहीं है बल्कि मैं एक धमकी। जब उसे पढ़ती है तो पूरी तरह से वो भी शॉक हो जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है नंबर 4, जिसको देखकर वो कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कॉप्स बनने से पहले तुम्हारा जो नाम था वो नंबर 4 था ना। तभी एमसी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही था, उसे तो ये भी पता है कि आखिरकार मेरा फर्नेस नंबर था वो क्या है और इसकी जो रिलेशनशिप है उस डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ, मुझे लगता है उस वांगदेंग के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप जरूर है। मुझे ये नहीं पता कि जो वांगदेंग है और जो वांग जुए की जो डेथ है इस लड़के से कुछ लेना देना है उसका। इस बात को देखकर सीनियर से पूछ लगती है कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। तभी एमसी कहने लगता है कि हम डायरेक्टली जाकर उससे पूछ सकते हैं और जैसे वो दाएं लगते हैं तो हमारी सीनियर वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वापस से हमारे एमसी को कंट्रोल करने की सोचती है, लेकिन हमारा एमसी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता और उसे परमिशन नहीं देता अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। और जब वो बार बार ट्राई करने लगती है तो हमारे एमसी गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने खुद की स्वॉर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तभी सिस्टर उससे कहने लगती है कि मुझे वाकई में जूनियर ब्रदर के स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर आदत पड़ने लगी है, मैं वाकई में दूसरी स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा लग रहा है। तो एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, ये गलत बात है। फिर वापस में वो सभी के सभी लोग सेट पर पहुंच जाते हैं और जब उड़ते वो लोग जा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ लोग देखते आसमान में चिल्लाते हैं उससे कहने लगते हैं ये वही डिसिपल नहीं है जो कि स्वॉर्ड इंटेंट में कल ब्रेक थ्रू कर चुका है। ओ माय गॉड, मैंने सुना था कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ रिफाइनिंग स्टेज पर है, तो ये कैसे फ्लाई कर सकता है। जहाँ पर हमारा एमसी क्विंगलिन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा लो और 100 किलोमीटर तक 10 ब्रिटिश स्टोन में पहुंच सकता है वहाँ। तभी वहाँ पर कई सारे पर्चे उड़ते हुए देखता है एमसी तो कहने लगता है कि आखिरकार जो जेनियन पीके वो वहाँ से क्या उड़ते हुए आ रहा है और देखता है वहाँ पर तो कई सारे फ्लेयर्स होते हैं, काफी शॉक हो जाता है। और जब इसको देखकर वो पढ़ता है तो काफी हम भी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं डॉटर वर्नेट सेट यहाँ पर जो अनाउंस करते हैं कि जो भी यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जहाँ पर वो मैन हो या वुमन हो घंटा तक नहीं पड़ता, लेकिन उसकी उम्र 30 साल से कम की होनी चाहिए, कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए और फेयर डॉल्स होंगे यहाँ और कंपटीशन विनर करने वाले को कारण जो मेरा करंट फियांसे उसकी जगह पर रख दिया जाएगा, यानी कि मुझसे शादी करने का मौका मिले। और क्यू रिफाइनमेंट लेवल 5 कल्टीवेटर है वो अभी, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है। जिसको बात कर रही है वो 1 in a 1000 ईयर टैलेंट स्वॉर्ड में और आर्टिफैक्ट्स में। इस बंदे का नाम जिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट कम। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक होते कहने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो तुरंत उस लड़की के पास पहुंच जाता है और दरवाजे में लात मारता है जहाँ पर वो फ्लेयर्स बांटने में लगी हुई है अभी भी, और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे सब करने का मतलब क्या है। जहाँ पर वो कहने लगती है काफी समय बाद मिले नंबर 4, तुम्हें अभी तक मैं याद नहीं हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं कोई नंबर 4 वगैरह नहीं हूँ, तुम मुझे इजीली ये कहकर बुला सकती हो। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि अच्छी बात है क्या तुम्हारे डिफाइन होने से पहले कि तुम्हारे पास कोई भी मेमोरीज मौजूद नहीं।
तो एमसी उससे पूछने लगता है कि मैं तुमसे फिर से पूछूंगा आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। तो वो डायरेक्टली उससे कहने लगती है कि मार्शल कंपटीशन जाके तुम्हारे जगह पर बदला जा सके उसे। ये बात सुनकर एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम एक मार्शल आर्ट कंपटीशन क्यों होल्ड करने में लगी हुई हो, वो भी अंडर 30 ईयर में, और इतने ज्यादा हाई लेवल कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर। तभी वो लड़की दीवार पर कुछ मारती, तभी वहां पर एक बड़ा धमाका होता है जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है और पता चलता है कि वहां पर सीनियर शूटर और जूनियर शूटर दोनों की छुपकर उसकी बातें सुन रही होती है। तो वो कहने लगती है कि दूसरों की बातें छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। तभी एमसी कहने लगता है कि ये कोई बात नहीं, उनको पता हुआ है, वो लोग मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। ये बात सुनकर वो कुछ भी कह नहीं पाता और तुरंत अपनी नोटबुक निकालकर उसमें कुछ लिखने लगती है। इसको देखकर एमसी को उस पर डाउट होता है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो लिखती है कैरेक्टरिस्टिक हाई एप्टीट्यूड है स्वॉर्ड में और आर्टिफैक्ट में, हाई प्रोफाइल है, इम्पल्सिव है, और वाकई में इसकी दिमाग की जो इंटेलिजेंस है वो 0 है। और एडिशनल स्किल की बारे में बात करें तो सीड्यूस कर सकता है वुमन को, काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर इसने ज्वाइन किया सेट को और इसने 2 सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर को भाई साहब अपने जाल में फंसा भी लिया। ये बात सुनकर पूछने लगता है किसके बारे में बात कर रही हो, तो मैं वहां पर उस जैसा बंदा नहीं जो कि बकवास करे, तुम सीधे सीधे मुझे बताओ जो मैं तुमसे पूछने में लगा हूं। तो ये लड़की उससे कहने लगती है कि जो मार्शल आर्ट्स कंपटीशन है वो एक टेस्ट है तुम्हारे लिए, अगर तुम डिफीट कर सकते हो सभी के सभी चैलेंजेस को हरा सकते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है क्या होगा अगर मैं हार गई तो, या फिर मैं हार गया तो। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है वरना मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को सभी के सामने रिवील कर दूंगी। ये बात सुनकर जूनियर शूटर बाहर निकलकर उससे कहने लगती है कि तुम उस इविल कल्टिवेटर के साथ ही हो, यहाँ पर तुम हमारे जूनियर ब्रदर को एक्सपोज भी कर दोगे लेकिन तुम भी नहीं बच पाओगी। तो वो उससे कहने लगती है इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है उसने मेरे प्लान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है तुम किस प्लान की बात कर रही है, कौन सा प्लान। तो वो लड़की उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगती है अगर तुम इस मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन को जीत जाते हो ब्राइड के लिए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, बाय बाय। और वो वहां से चली जाती है जिसको देखकर एमसी कुछ भी नहीं कर पाता और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इन जैसे लोग वाकई बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि इस तरह के रिडल्स में बात करते हैं। तो उसके जूनियर सिस्टर उस छेद से बाहर निकलते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें बस डराने की कोशिश करने में लगी हुई है, ये डॉटर है सेक्ट मास्टर की, वो अपने जूनियर ब्रदर के साथ तबाह होना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी सीनियर सिस्टर भी उसके ऊपर आती है और उससे कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेक्ट मास्टर वांगजांग की सेट की डॉटर है, अगर ये वाकई में एडमिट भी कर देती है कि वो इविल कल्टिवेटर के साथ काम करने में लगी हुई, लेकिन ये उनके इंटरनल अफेयर है और उसके सेक्ट स्टेटस के हिसाब से उसे देखते हुए इसे बिल्कुल ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जो वांग देंग है उसने जूनियर ब्रदर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी तो पूरी तरीके से ह्यूमिलेट नहीं हो गया। तभी इस तरीके की बातें कर रही होती तो एमसी भी घबरा पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम अंदर आकर बात नहीं कर सकती, क्या छेद में से बात करना जरूरी है। जहाँ पर सीनियर स्टूडेंट समझाती है और उससे कहने लगती है कि इस बार की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है वो इस वक्त यानी कि हमारे एमसी स्पॉटलाइट में पूरे के पूरे वर्ल्ड और जितने भी अदर सेक्ट है वो कुंगलियन सेट के आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अगर उन्हें एक मौका भी मिला ना तो वो उससे कुचलने की कोशिश जरूर करेंगे और सभी को बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला जैसे कि हमने वांग देंग को बनाया था। और ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि तुम्हारा जो जूनियर ब्रदर है वो कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है छोटी वाली लड़की एग्जैक्टली तुम सही कहने में लगी हुई हो, अगर जो जीव है वो वाकई में परेशानी में फंसता है तो वो उसकी खुद की गलती है। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद कर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई वहां पर चिल्लाता है पर्चे को पकड़कर और ये वांग जेंग सेट का सेक्ट मास्टर होता है जो कि कहने में लगा होता है कि आखिर कई लड़की करना क्या चाहती है। इस बार जो वांग देंग वो परेशानी में फंस चुका था लेकिन जो कुंगलियन सेक्ट वो इस मॉरिशो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खुद जाकर ये प्रपोज किया था ताकि वो इसे मना ना कर पाए, वरना जो कुंगलियन है वो वाकई में हम दोनों के साथ अलायंस को तोड़ने में ज्यादा खुशी मनाता। लेकिन अब ये लड़की यहाँ वहां पर जाकर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन को होल्ड करने वाली है। ये तो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो जाएगा जैसा कि कुंगलियन सेक्ट वाकई में चाहता है। अगर मैं वाकई में कुंगलियन होता यहाँ तक कि मैं अगर जीत भी जाता ना तो मैं जानबूझ के हारता उस मैच को। इस बात को सुनकर वो स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि जो सेक्ट मास्टर यंग लड़ी है आपसे उसने कॉन्टेक्ट किया है क्या। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी उसे मैसेज भेज रखे हैं लेकिन कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला है, जल्दी से जाओ उस लड़की को कोई वापस लाकर बुला। इसको देखकर स्टूडेंट उससे क्या लगता है सेक्ट मास्टर मुझे लगता है कि हमारी जो आपकी जो डॉटर है वो वॉलंटियर जानबूझकर ऐसा करने में लगी हुई है यंग लेडी, और तो और हमारे एमसी ने जानबूझकर उस लेडी को वहां पर रोकने को कहा और अगर हम फोर्सफुली जहाँ पर वापस बुलाएंगे उसे तो ठीक नहीं रहने वाला। भले इस स्थिति को देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा नॉनसेंस है लेकिन जो यंग लेडी है वो वाकई में कई सारे सिगरेट छुपाकर रखी हुई है जानबूझकर और मुझे लगता है जो खुद कर रही है कुछ ना कुछ तो प्लान है। तभी सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो बताने लगता है कि मुझे इस बात पर 2 पॉसिबिलिटीज लगने में लगी है कि जो यंग लेडी है वो ऐसे एक्शन क्यों कर रही है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो इस बात को लेकर पूरी गारंटेड है कि जो जिंग यू है यानी कि हमारा एमसी उसके पूरे प्यार में पड़ चुका है और वो अपने हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकती है उसकी स्ट्रेंथ को। और ये जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है ब्राइड के लिए वो एक्चुअली में स्कैम है उसके द्वारा बनाया गया है ताकि सेक्ट मास्टर के और इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई जा सके और क्योंकि ये जानबूझकर हार जाएगा ताकि वो उनसे दूरी बनाए सके। जब सेक्ट मास्टर उससे ये करने के लिए बोले गए हारने के लिए तो हमारा जो एमसी वो उसकी बातों को नहीं मानेगा और वो लड़ पड़ेगा और दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा
पैदा हो जाएगा। आखिरकार ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। उसके बाद हमारा एमसी फुल पावर का इस्तेमाल कर सभी के सभी अपोनेंट्स को हरा देगा। अगर जो क्विंगजिन है वो इस तरीके से इंटरफेयर करना जारी रखा तो जो बॉय है, जो लड़का है, यानी कि हमारा एमसी, उसका जो नेचर है वो गुस्सा वाला आ जाएगा और उन दोनों के बीच में और साइड के बीच में पूरी तरीके से नफरत की दीवार बन जाएगी। ये बात सुनकर वो पूछने लगता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो बताने लगता है कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बिल्कुल वैसी है जैसा कि वो सोच सकती थी, लेकिन जो हमारी यंग लेडी वो इस बात का पता लगाना चाहती है कि आखिरकार जो एमसी है वो उसके काम का है या फिर नहीं है। अगर वो नहीं है तो उससे छुटकारा पालेगी इस मार्शल आर्ट कंपटीशन का इस्तेमाल करके। ये बात सुनकर जो वाला सेट मास्टर उससे क्या लगता है कि ही तुम्हें पता भी है जो कुंजियान सेट का एक प्राइड है, एकदम गर्व वाली बात है उसके लिए, तो आखिरकार वो छुटकारा कैसे पाएगी। और वो कहने लगा कि इस इंफॉर्मेशन को वो लिन जीयून को, यानी कि उस बढ़ऊ को सेल कर देगी। आखिरकार जो लिन जीयून है वो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में उस बंदे से छुटकारा पाने के लिए वो बस एक मौके का चांस ढूंढने लगा है ताकि छुटकारा पा सके। ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में मोर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो कॉन्टेक्ट करे हमसे, आखिरकार तभी तो हमें इसकी सच्चाई के बारे में पता चले आखिरकार वो सच में चाहती क्या है। तभी स्टूवर्ट कहने लगता है कि यंग लेडी है वो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही होगी मास्टर के मैसेज का, शायद जो क्वीन सेट के द्वारा उस पर नजर बनाए रखी गई होगी और इससे प्लान उसका तबाह हो सकता है। मेरी ओपिनियन में ये बेटर है कि हम लोग इस इंफॉर्मेशन को अभी के लिए तो लीक ना करें, लेकिन हमारे लिए जब जरूरी हो जाए, कंपल्सरी हो जाए तो हम लीक कर सकते हैं। ये बात सुनकर उससे पूछता लेकिन क्यों ऐसा, वो स्टूवर्ट बोलने लगता है कि अगर वो सेकंड वाला ऑप्शन चुनती है तो इसका मतलब ये हो तो हम कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो लिन जीयू ने वो एलिमिनेट कर देगा इस पोटेंशियल थ्रेट को हमारे लिए। फिर उसके बाद हम अपने दुश्मन से, यानी कि उस बंदे से दूरी बनाए रख सकते हैं और क्वीन सेट के एनिमीज बन जाएंगे। अगर ये वाकई में पहला वाला सीन हो रखा है तो इसका मतलब हमारी यंग लेडी उसको बचा लेगी मरने से और वो बंदा पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाएगा और हमारे सेट को ज्वाइन कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलरेडी वो हमारे यंग लेडी के प्यार में पड़ चुका है, जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उनके अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं यंग लेडी उसे। और ये प्लान सुनने के बाद सेक्ट मास्टर काफी खुश होता है और क्या लगता है कि वाह व्हाट अ स्ट्रेटजी ब्रो, व्हाट अ स्ट्रेटजी। जैसा कि तुमने कहा आखिरकार हमारा जो वांगजियांग सेक्ट है वो किस तरीके से ग्रो नहीं हो सकता अगर ऐसे लोग मिल जाएंगे तो। ये बात सुनकर वो भी ऐसा लगता है और कहने लगता है कि आप मेरी कोई ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तभी स्टूवर्ट कहने लगता है कि जो यंग लेडी है वो वाकई में रिप्लाई नहीं कर सकती आपके मैसेज का, लगता है कि उसे क्लोजली दूसरों के द्वारा नजर बनाए रखी जा रही है, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे उसे मैसेज भेजने का। तभी वो सोचने लगता है और क्या लगता है कि यहाँ पर ये बात तो परेशानी है। और तभी अचानक से जो यंग लेडी है वो बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आती है, जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम वापस क्यों आए। तभी वो यंग लेडी उससे कहने लगती है कि जो हमारा एमसी है जाने की यंग है उसे सेकुलेशन में 3 मंथ की ट्रेनिंग करने के लिए जाना था, कॉम्प्लीट करने के लिए, ताकि वो स्वॉर्ड इंटेंट को और भी अच्छे तरीके से समझ सके, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पापा ने यहाँ पर तुम्हें कई सारे मैसेज भेजे, तुमने रिप्लाई को नहीं दिया। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि लगता है कि मैंने अपने जेट पेंडेंट के मैसेज को रिचार्ज करना भूल गई। ये बात सुनने के बाद इस स्टूवर्ट की जितनी भी प्लानिंग थी, इतना भी दिमाग लगाया था, सब धरा का धरा रह जाता है और खांसते उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस आ चुकी है हमसे डिस्कस करने के लिए पर्सन में। ये बात सुन देखे के बाद वो लड़की कहने लगती है, उससे पूछ लगती है कि स्टूवर्ट जी आखिरकार आपका चेहरा लाल क्यों पड़ा हुआ है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जूनियर सिस्टर को, जो कि वहां पर कह रही होती है कि 3 मंथ, आखिरकार इतना समय के लिए हमारा एमसी क्यों चला जा चुका है सर्कुलेशन में। तो वो सभी को समझाते उससे कहने लगती है मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, क्योंकि जो जूनियर ब्रदर जिंगी है उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था स्वॉर्ड इंटेंट का और इसलिए सर्कुलेशन में जाने की जरूरत है उसे कॉम्प्लेन करने के लिए। ये बात सुनकर सभी लोग गुस्सा करते हुए उससे कहने लगते हैं कॉम्प्लेन करने के लिए, लेकिन क्या कॉम्प्लेन करने के लिए, ये तो अभी अभी तो इसने स्वॉर्ड इंटेंट सीखा है और इसलिए वो हमारे सीनियर ब्रदर के जो कि फाउंडेशन स्टेज पर है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चुप कर बैठा हुआ। सही कहा ना, हम इस तरीके से कंपटीशन को जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे फिर, जिससे कि हमारे कंट्रीब्यूशन में भी इफेक्ट पड़ने वाला है और हमारे माइंड पर भी, हम लोग शांत नहीं रह पाएंगे फिर। ये बात सुनकर वो एक पर्ची निकालते उससे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो जो फाइट करना चाहता है वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये सारे के सारे लिस्ट को सेक्ट मास्टर को दिखा दूंगी और कह दूंगी कि ये इतने ज्यादा लोग हैं जो कि हमारे इस कन्वीनियंस सेट को गद्दारी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जो कि बंगमिया सेट के सन इन लॉ बनना चाहते हैं फटाफट से। और इतना सा कहने के बाद में सभी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर और कहने लगते हो 3 मंथ की तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं, निकल लो पहली फुर्सत में नहीं फंस जाओगे। और जूनियर सिस्टर ने वाकई में इन सभी का चूना लगा दिया। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है सर्कुलेशन चैम्बर का सीन, जहां पर जूनियर सिस्टर सीनियर सिस्टर के पास आकर उससे कहने लगती है और पूछते कि जूनियर डिसिपल कहाँ पर है। वो बताने लगते कि वो सर्कुलेशन में जा चुका है ऑलरेडी। इसको देखकर जूनियर सिस्टर सीनियर सिस्टर से पूछने लगती है इस बात सुनने के बाद, क्या ये सिस्टर क्या तुम मुझे बताओगे कि ये वाकई में पार्टिसिपेट करने वाला है क्या, चैलेंज करने वाला है क्या सभी को मार्शल आर्ट्स में, ताकि वो अपनी वाइफ को जीत सके। इसको देखकर सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है जिससे पहले कि वो बाहर आ जाए हमें बेटर प्लान ढूंढना होगा, तब तक हमें बस इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। तभी जूनियर सिस्टर उससे कहने लगती है हमारा जो की पॉइंट ये है कि आखिरकार 3 मंथ के अंदर अंदर सर्कुलेशन में जाकर क्या ही मेथड ढूंढ लेगा, ये 3 मंथ में जाकर सर्कुलेशन में कर क्या लेगा, उखाड़ क्या लेगा। जो भी लोग उसे चैलेंज करेंगे वो सभी के सभी लोग फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट स्टेज पर। जिस बात को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर काफी सीरियस मोड में आ जाती है और उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर एक डिसिपल को जाकर चेक करने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाला है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में नेक्स्ट 3 मंथ में। उसके बाद हमारे एमसी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने सर को बार बार दीवार में पटक रहा होता है और खतरे में डालने के कारण इसे क्रिएशन पॉइंट मिल रहे होते हैं।
तो यहाँ पर वो अपनी कल्टीवेट करने में लगा ब्लड एसेंस टेक्निक। ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसके बदले में इसे पॉइंट्स मिल जाते। अब टास्क इसका कंप्लीट हो चुका है जो कि सिस्टम के द्वारा उसे मिला था, तो इसे एक लॉटरी का चांस भी मिलता है। इसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और फाइनली कहने लगता है कि मैंने कंप्लीट कर लिया एक और टास्क को, अब समय आ चुका है जो नेसेंट सोल केव का जो मिशन है मुझे वो कंप्लीट करना है। लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए अभी मेरे पास 3 साल बचे हुए हैं। जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो शायद मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उस टास्क को टाइमलाइन से पहले, डेडलाइन से पहले। ये बात सुनकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम तो अभी अभी कल्टीवेशन के वर्ल्ड के कांटेक्ट में आए हो और तुम्हारी जो मेमोरी है प्रीवियस होस्ट की वो भी तुम्हारे पास नहीं है, तो आखिरकार तुम टेक्निक्स को कैसे इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से सीख सकते हो? ये हमारे नॉर्मल तरीके से भाई परे है बिल्कुल। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम किस एबनॉर्मल की बात करने वाले हो? तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारे उस फाइट के बारे में बात नहीं करते जब तुमने उस स्वॉर्ड टेक्निक को इंस्टेंटली समझ लिया और तुमने फ्यूजन कर लिया स्वॉर्ड के साथ स्प्लिट रूट का। अभी अभी तुमने जो टेक्निक सीखी है ब्लड एस्केप टेक्निक, तुम इसी के लिए इसको ही सोच लो। यहाँ तक कि अगर कोई हाई कॉम्पिटिशन वाला बंदा भी होगा तो उसे कम से कम आधा महीने लगता है सीखने में, मास्टर तक पहुंचने में, लेकिन तुमने ऑलरेडी इसे मास्टर कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर में। ये इम्पॉसिबल है देखा जाए तो। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये शब्द मैंने बहुत ही ज्यादा सुने हैं। ये बात सुनकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी जो बॉर्डिंग तुमने चुराई थी उससे और कॉफ रिफाइनमेंट, फिर तुम डीमन कोर को एक साथ मर्ज कर दिया, उसे पावरफुल बना दिया, फिर तुमने हैंड फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ दिया, फिर तुमने सप्लीमेंट जो स्वॉर्ड स्प्लिट थी उसको अपना ही सप्लीमेंट बना ली और इतनी तेजी से टेक्निक भी सीखने में लगी हुई है। इसलिए सिस्टम सिर्फ एक ही कंक्लूजन पर पहुंचा हुआ है कि जिससे पहले कि तुमने इस बॉडी को अपने स्नेच किया था, चुराया था, इस बॉडी को कब्जे में किया था, उससे पहले तुम जिस सोल फॉर्म में थे तब तुमने कुछ बढ़िया सा एडवेंचर हासिल किया है वहां पर जो कि सिस्टम से परे है। ये बात सुनने के बाद एमसी अपने पुराने जन्म की यादें सोचने लगता है और उससे क्या लगता है, जिससे पहले कि मैंने ये बॉडी हासिल की थी उस वक्त तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट था और मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 युआन मिले थे सड़क पे चलते हुए। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे मरने के बाद कुछ भी ऐसा हुआ था रीइंकार्नेशन टावर में या फिर उससे बाहर या फिर उससे पहले? ये बात सोचकर वो काफी कंफ्यूज होने लगता और वो कहने लगता है कि वहां पर एक ऐसी गर्ल थी जो कि रिसेप्शन का काम करती थी उस रीइंकार्नेशन टावर, जिसने मेरे को ड्रॉ करने में मदद की थी लॉटरी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुका। और बात करें रीइंकार्नेशन टावर से पहले के बारे में, और जैसे ही वो इतना सोचने लगता है तभी अचानक से उसकी मेमोरीज में कुछ होने लगता है और उसका सर जोड़ से बहुत ज्यादा दुखने लगता है जिसको वो सहन नहीं कर पाता और चिल्लाने लगता। और उससे क्या लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ याद करने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो ब्रेन है वो सडनली 2 हिस्सों में बढ़ते हुए जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर, मेरे सर में। डैम इट, आखिरकार ये एग्जैक्टली है क्या चीज? मैं कुछ भी याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं इसे ऑलमोस्ट याद करने वाला था। तभी सिस्टम उसको शांत रहने के लिए क्या लगता है और क्या लगता है तुम्हारी जो सोल की कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, तुम्हें यहीं पर शांत हो जाना चाहिए। और इतना सा करने के बाद हमारा एमसी वहीं पर बेहोश हो जाता है और सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज। थोड़ी देर बाद हमारे एमसी को वहां पर होश आता और उसके सर में अभी भी दर्द होता है। तो एमसी उठकर उससे पूछने लगता है कि मेरा सर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, क्या चलने में लगा हुआ है, क्या मैं बेहोश हो गया था? सिस्टम इससे क्या लगता है कि जी हाँ, तुम कम से कम 9 दिन तक बेहोश थे। ये बात जानकर एमसी काफी शॉक होता है और हमारा एमसी उससे क्या लगता है शॉक होने के बाद, लास्ट टाइम जब मैंने उसे मैसेज किया तो मेरी जो सोल थी वो 500 टाइम्स तरीके से पूरी तरीके से सोखरी जा चुकी और 1 हफ्ते के लिए मैं बेहोश हुआ था। लेकिन इस बार तो मैं कम से कम 9 दिन हो चुके हैं मुझे। आई मीन उस समय पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए बेहोश होता है, इस बार हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका। तभी सिस्टम उससे क्या लगता है कि इस बार तुम्हारी जो होस्ट की सोल थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी अननोन फोर्स ने उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करके स्लोली रिकवर हुई थी, इसलिए टाइम लग गया। ये बात सुनने के बाद एमसी पूछता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो सिस्टम उसे एग्जांपल करके समझाने लगता है और उससे क्या लगता है सिंपली तौर पर देखा जाए तुम्हारी सोल है वो एक कंप्यूटर की तरह मान लो, तुम्हें फिजिकल तरीके से डैमेज दे दिया जा चुका। अगर मान लो तुम्हारे कंप्यूटर को मॉनिटर को तोड़ दिया गया तो मैं क्या होगा, एक किसी को बुलाओगे और फिजिकल तरीके से उसे ठीक कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ मानो अगर तुम्हें कोई वायरस के तरीके से डाल दे, कोई सिस्टम अंदर से खराब हो जिसे तुम्हारी सोल की तरह यिन यांग बीट को तरह देख सकते हो पावरलेस हो जाए तो तुम क्या करोगे? सीधी सी बात है ना, कोई तुम्हें हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिर का ये अननोन फोर्स है तो है क्या, और ये मेरे अंदर बॉडी के अंदर आई कहां से? तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि ये कोई ऐसा लगता है कि सिस्टम का कोई दूसरा भाग। खैर इस बारे में भूल जाओ। ये अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा सर दुखता है तो तुम इसके बारे में सोचना, तुम्हें अपने डीपर मेमोरीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं। इस बार तुम्हारा सिस्टम था वो काफी ज्यादा लकी था जो कि इसे क्रैक करने में कामयाब रहा और मुझे 9 दिन लगे थे तुम्हें जगाने में, वरना मैं तुम्हें कभी जगा भी नहीं पाता। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये तो स्कैम है। यहाँ पर वो क्या लगता है कि सिस्टम इस वक्त काफी ज्यादा टायर्ड, शायद हमें इस वक्त सोने के लिए जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। सिस्टम कहते हुए जाने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब बात की जाए तो मैं बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन जब मेरे सोने के बाद भी सिस्टम पूरी तरीके से काम करेगा, सारे स्पेस सिस्टम के फंक्शन वगैरह तुम्हें यूज कर पाओगे। ये बात सुनकर एमसी के लगता है सर 1 मिनट को तुम्हारे साथ क्या होने में लगा हुआ है, मुझे तुम्हें सोने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? तो सिस्टम चिल्लाते हैं उससे वापस से क्या लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुम्हारे लॉ को तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी का खत्म करना पड़ा मुझे अपनी एनर्जी, इसलिए मैं थोड़ा थक चुका हूँ तो आराम करने वाला हूँ। तभी एमसी के लगता है सर 1 मिनट को आखिर ये किस तरीके का बग है, तुम इसे फिक्स कर सकते हो और अपने बग को फिक्स करने में तुम्हें इतनी एनर्जी क्यों लग रही है? अगर तुम वाकई में इस बग को फिक्स करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो
असाइन करने वाला, रेंडमली असाइन करने वाला टास्क जो आता है मेरे को सिस्टम, तुम उसे भी फिक्स कर सकते हो। और पता चलता है भाई साहब हमें फाइनली जो सिस्टम होता है इसे कोई एक्सेस करने में लगा हुआ होता है। भाई किसी बच्चे वाला रूप दिख रहा होता है जहाँ पर वो उसे मैसेज टाइप कर भेज रहा होता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो सिस्टम का बग, और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब भी वहाँ पर अलर्ट आने लगता है जहाँ पर एमसी ये सिस्टम एमसी को बता रहा होता है कि वायरस ने तुम्हें इन्फेक्ट नहीं किया बल्कि मुझे भी इन्फेक्ट किया। एमसी कह रहा होता है कि सिस्टम तुम वहाँ पर हो, वहाँ पर हो, वहाँ पर हो क्या? तभी लाल वाला सिस्टम आकर उसकी बहुत बैंड बजा देता है और उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को वहीं पर इंटरप्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम अब कांटेक्ट नहीं कर सकते, और वो वहीं से गायब होता है तो कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तभी हमारे एमसी के सामने लाल कलर का सिस्टम कोई रिवॉर्ड भेज देता है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है। इसको देखकर चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सिस्टम के द्वारा जो भेजा गया था और इस बार का जो रिवॉर्ड उसमें भेजा गया। इसको देखकर एमसी जो सिस्टम है ओरिजिनल वाला पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि ये तो काफी अजीब बात है, मैंने कभी इसको लॉटरी के तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं भेजा। डैम इट, लगता है कि मेरे जो कनेक्शन है आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह टूट चुका है। और हमारा एमसी उस बॉक्स को खोलने वाला होता है तो सिस्टम मना करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में लगा हो, प्लीज मत खोल। लेकिन हमारा उसकी एमसी उसकी बातों को नहीं सुनता और तुरंत उसको बॉक्स को जैसे खोलता है तो वहां पर एक और हमारे एमसी की बॉडी वहां पर आ जाती है और सिस्टम रेड कलर का आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन हो, तुमने एक कल्टीवेशन एक्सक्लूसिव अवतार को ऑब्टेन कर लिया। जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और बार बार उसको पकड़ने लगता है उसके चेहरे से पता लगाने के लिए कि असली है, और कहने लगता है कि एग्जैक्टली जो मेरे जैसा दिखने में लगा हुआ है, लेकिन मैं इसे यूज करूं तो कैसे कर? तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम अपने अनुसार इसकी बॉडी को, पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो, इसके जेंडर को चेंज कर सकते हो। जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो स्प्लिट सेल्फ नहीं हो जाए, और जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो जो भी ये सीखेगा वो तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो। और वो तुरंत उसे सिलेक्ट करने लगता है और तभी हमारा एमसी इसे फीमेल बॉडी में कन्वर्ट कर देता है और कहने लगता है कि वाओ, ये बॉडी तो मेरी फीमेल में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है और मैं वापस नहीं जा सकता। लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर मैं शॉपिंग बैंक चुन लेता तो शायद मुझे क्या नया ऑप्शन मिलता। तभी उसे कई सारे ऑप्शन दिखती है जो कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होते, तो कहने लगता है ये जून मेरे बिल्कुल लिटिल सिस्टर के बराबर लगने में लगी है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। तभी उसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और सेटिंग कंप्लीट हो जाती है और तभी उसकी जो दूसरी डबल बॉडी होती है उसकी जूनियर सिस्टर वाले आई मीन उसकी छोटी सिस्टर मान सकते, उसका जो दूसरा रूप है वो उससे बोलने लगते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ, मेरा नाम जिंगलिंग है। इसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे लगता है वाओ, यहाँ तक कि तुम अपने एक नए नाम पर भी आ चुकी हो, क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकती हो? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि हे तुम जैसे चाहो तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करने वाली, तुम जब चाहो जैसे चाहो समझ लो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम किसी के स्टेटमेंट देने में लगी हुई हो, अगर तुम इस तरीके से कहोगी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई क्राइम करने वाला हूँ। तभी एमसी पूछने लगता है कि मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ कि आखिरकार तुम मुझे किस तरीके से कल्टीवेशन असिस्टेंट कर सकती हो और मेरी स्प्लिट सेल कैसी हो? ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि ओह तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे बताने लगते हैं कि सीधे शब्द में कहा जाए तो हमारे जो कल्टीवेशन लेवल थे एक साथ बन चुके, अगर मैं इंप्रूव कल्टीवेशन में होती हूँ तो तुम्हारी भी इंप्रूव हो जाएगी साइमल्टेनियसली। तो एमसी क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल एफिशिएंसी हो जाएगी क्या? तभी वो लड़की उससे लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कल्टीवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ही सिर्फ अकेली कल्टीवेट करूंगी। अब तुम जानते हो कि मैं कल्टीवेशन स्प्लिट हो चुकी हूँ तुमसे, तो मैं इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर सकती हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी को जो कि स्पिरिट स्टोन में मौजूद है। अगर मैं सिस्टम के स्पेस में स्टोर हो जाती हूँ तो वो वहां पर भी बैठकर कल्टीवेट कर सकती हूँ। ये बात सुनकर एमसी शॉक होते उससे क्या लगता है कि तुम क्रिएशन वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकती हो खुद को कल्टीवेट करने के लिए। ये बात सुनकर वो बताती है उससे क्या लगती है ये एक मेरी एक्सक्लूसिव एबिलिटी है कल्टीवेट करने के लिए स्प्लिट सेल को। और वैसे एक बात बताऊं, ये क्रिएशन पॉइंट को वेल एब्जॉर्ब करने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि आखिरकार मुझे कितने ज्यादा लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की इस्तेमाल करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल एनर्जी वन क्रिएशन वैल्यू को समझने में। तो वो समझाते कम से कम 100 यानी कि 100 मान के 100 होता ही है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा लालच में आ जाता है। उससे लगता है कि अचानक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगने में लगा हुआ है कल्टीवेट करने के लिए और मैं और भी क्रिएशन पॉइंट कमाना चाहता हूँ। मेरे लिए ज्यादा बेटर लगे मैं डायरेक्टली क्रिएशन पॉइंट को एब्जॉर्ब करवा दूं और स्पिरिट स्टोन को ना बदलूं। काश मैं ऐसा कर पाता, क्रिएशन पॉइंट को स्पिरिट स्टोन में कन्वर्ट कर पाता। यहाँ पर वो लड़की उसे बताने लगती है कि भले ही मैं क्रिएशन वैल्यू को इस्तेमाल करके कल्टीवेट करने में लगी हुई जो कि लेस एफिशिएंट तुम्हारे लिए, मेरी जो स्पीड होगी वो तुम्हारे ब्रदर से यानी कि तुमसे 10 गुना ज्यादा होगी एब्जॉर्ब करने की। सो ब्रदर को यहाँ पर कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा इससे। ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचते हुए क्या लगता है ये तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मानना पड़ेगा। जब तक मेरे पास क्रिएशन वैल्यू है तब तक मैं यहाँ बिना किसी परेशानी कल्टीवेट कर सकता हूँ और मेरी पावर भी बढ़ती रहेगी। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरे फंक्शन है? तभी वो जो बॉडी होती है दूसरी वाली हमारे एमसी को छूती है और उसके साथ कुछ होने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और पता चलता है कि हमारा जो एमसी है वो इसकी बॉडी में अपने सोल को ट्रांसफर कर सकता है और स्वैप्ड कर सकता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है। दूसरी वाली लड़की जो उसके बॉडी में घुस चुकी है वो उससे कह रही होती है क्योंकि जो मेरी जो सोल है
वो ब्रदर से सेपरेट हो चुकी है, तो हम स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं बॉडी को कभी भी। जहाँ पर हमारा एमसी उसके गुब्बारों को चेक कर रहा होता है अपने आप को कितने ज्यादा हैवी है, इसको देखकर काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि जो फंक्शन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि मैं सब कुछ चेक कर सकता हूँ और मेरी आइडेंटिटी भी छुपी रह सकती है। और जिस तरह की ये बातें करने में लगे हुए होते हैं यहाँ पर एमसी, उससे क्या लगता है ये काफी ज्यादा प्रीशियस है समय हमारा। तो जो ब्रदर है मुझे यहाँ पर परमिशन दे कल्टीवेट करने के लिए, और मुझे सिस्टम स्पेस में जल्दी से स्टोर कर दो ताकि मैं कल्टीवेट करना स्टार्ट कर सकूं। और एमसी मान जाता है। लेकिन जो दूसरा बात जो ओरिजिनल सिस्टम होता है वो काफी गुस्से में होता है और क्या लगता है कि होस्ट तुम्हें इस बंदे की बात कर सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने कभी भी इस तरीके से कुछ भी नहीं सुना है जो कि अपनी क्रिएशन वैल्यू को रिफाइन कर सके। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान करने में लगी हुई है। यहाँ पर हमारा एमसी, उससे क्या लगता है कि जो सिस्टम स्पेस में स्प्लिट स्टोन रखे हुए हैं वो डेफिनेटली शायद यूज आएंगे बाद में, तुम्हारे लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो तुम्हें यहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए क्रिएशन वैल्यू का इस्तेमाल कर। और वो तुरंत मान जाती है और तभी वो लड़की उस वाले सिस्टम स्टोर में आ जाती है, सिस्टम स्पेस। तभी ओरिजिनल वाला सिस्टम उससे बात करने के लिए आगे आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरे होस्ट को इस तरीके से अप्रोच करने में लगी हुई, तुम्हारा पर्पस क्या है? और तुम ही था ना जिसने हम दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को काट दिया है सिस्टम का, जैसे कि मैं आउटसाइड में वर्ल्ड में कांटेक्ट ना कर पाऊं। तभी वो लड़की एक बटन दबाती है और वो सिस्टम को वहां से फेंक देती है और उससे कहने लगती है अब जो सिस्टम ये स्पेस है वो तुमसे बिलोंग नहीं करता है, अब जो मेरा है। इसको देखकर सिस्टम को गुस्सा आने लगती है और कहने लगता है कि जो कम्युनिकेशन है सिस्टम के स्पेस वो भी इसने इंटरफेयर कर दिया, अब मैं स्पेस में भी नहीं कम्युनिकेट कर सकता कुछ भी। और यहाँ पर पता चलता है कि ये लौंडी है तो भाई कुछ और ही निकली, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकने में लगी हुई जो पता नहीं है। और तभी उसके बाद थोड़ी देर बाद जो लड़की होती है वो कुछ ढूंढ रही होती है, सिस्टम देखकर उसको कंफ्यूज हो रहा होता है। जहाँ पर वो लड़की अचानक से नीचे बैठ जाती है घुटनों के बल और कहने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा कमजोर हो चुकी है मेरी जो बॉडी, लगता है जो मेरा ब्रदर है वो कुछ ज्यादा रेकलेस तरीके से मेरी पावर्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। हाँ मुझे अभी अभी याद आया, जिस चीज को मैं ढूंढने में लगी हुई है वो सिस्टम स्पेस में यहीं के रखा गया और किसी चीज को वो ढूंढ लेती और पता चलता है जिस चीज को वो ढूंढने में लगी हुई थी वो कुछ और नहीं बल्कि मैं वही डीमंस को कलेक्शन किया हुआ कोर है जो कि हमारे एमसी ने एक साथ कंबाइन किया था। जब उसे पकड़ने लगती है तो जो सिस्टम है वो शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि अगर ये करना क्या चाहते हैं फ्यूजन डीमन कोर के साथ। उसके बाद वो लड़की डायरेक्टली उस फ्यूजन डीमन कोर को वहीं पर खा लेती है, जिसको देखकर सिस्टम शॉक हो जाता है और उस लड़की को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता खाने के बाद और सिस्टम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल गया रहा। और इसे खाने के बाद सिस्टम हमारे एमसी को इतने नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि हमारे एमसी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया, अपडेट अप हो गया, लेवल अप कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। इसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसे। और जब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है तो वो उस लड़की को डॉल को बाहर बुलाता है फटाफट और बाहर निकलने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि मैं अभी तो तुम स्पेस में अंदर गई थी, तुम मुझे इतनी जल्दी मिस करने में लगे हो। तभी हमारा एमसी उससे गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम अभी मेरे सिस्टम स्पेस में जाने के बाद तुमने ऐसा क्या कर दिया था। अचानक से मेरी जो लेवल अप थे वो बहुत ज्यादा तेजी से होने में लगे थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो स्प्लिट स्टोन्स है तुम उसको कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती अभी। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मैंने स्प्लिट स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मेरे पास जो फ्यूज डीमन कोर था मैंने उसका इस्तेमाल किया था जो कि सिस्टम स्टेट में पड़ा हुआ था। इस बात को देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और सिस्टम स्पेस में जाकर चेक करने लगता है, लेकिन वो उसे सहस नहीं कर सकता और क्या लगता है ये तो वाकई में गायब हो चुका है। वो वापस से उस लड़की के पास आकर घुराते हुए उससे क्या लगता है कि तुमसे किसने कहा था इसका इस्तेमाल करने के लिए, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल रूट को बाद में बदल सकूं। क्या तुम अपने ब्रदर को वाकई में स्वॉर्ड बनाना चाहती हो हमेशा हमेशा के लिए स्वॉर्ड पर्सन? तुम्हें पता भी है वो 144 नेशन सोल के डीमन बीस्ट के कोर्स थे और आखिरकार इसे एब्जॉर्ब करने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ क्यों रिफाइनमेंट से फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट पर ही क्यों पहुंचा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर की पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसकी स्पिरिचुअल रूट को भी एब्जॉर्ब कर लिया। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो वो लड़की उसे और बताती है और समझाती है कि मुझे इसे रिफाइन करने के लिए डीमन कोर को कल्टीवेट एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अच्छे तरीके से कल्टीवेट करना पड़ेगा और इस बारे में मैंने तुमसे बात कर लिया था कि मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी तुम्हारी बढ़ेगी। ये बात सुनकर एमसी गुस्सा जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम पावरफुल बनना चाहती हो तो मेरे सिस्टम के रिवॉर्ड है उसे तुम एक्सेप्ट कर ही लोगे, लेकिन जो मेरा हार्ड वर्क है जो मेरे पर्सनल आइटम्स है तुम उन्हें भी एब्जॉर्ब करने में लगी हुई हो कंप्लीटली। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला, बिना दर्द के तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला ब्रदर, और वैसे भी तुम्हें वो फ्यूजन डीमन कोर बिल्कुल भी कुछ समय के लिए जरूरत नहीं पड़ने वाली, इससे बढ़िया मैं ही उसे एब्जॉर्ब कर लूँ तुम्हें कल्टीवेट करने में मदद करूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आर्ग्यू नहीं करने वाला उस फ्यूज डीमन कोर के बारे में। एनीवे वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती है कि मुझे अंडरस्टैंड या फिर समझ क्यों नहीं सकता इस कल्टीवेशन जेड स्लेव को जब से मेरा अवतार मेरी बॉडी से बाहर निकला। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि एक्चुअली में देखा जाए मैं एक कल्टीवेशन डेडिकेटेड अवतार हूं ब्रो, तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन जितनी भी रिलेटेड एबिलिटीज थी वो मुझ पर ट्रांसफर हो चुकी है। इस बात को सुनकर एमसी को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो स्लिप को उसके सर में मारते उससे क्या लगता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी चीजों को स्वॉलो या फिर निगलने में नहीं लगी हुई हो, बल्कि मेरे जितने भी डीबफ थे वो सब कुछ तुमने ले लिए और मैं अब किसी काम का नहीं बचा हूँ, नल्ला बचा हुआ हूँ। सही काम है ना। तभी लड़की ये बात सुनकर उससे कहने लगती है आखिरकार तुम इससे डीबफ कैसे समझ सकते हो, मेरी जो प्रोफिशिएंसी कल्टीवेट करने की वो तुम्हारे साथ शेयर हो रखी है। यहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि हे सिस मैं इस कल्टीवेशन पार्ट के सबसे कठिन पार्ट के बारे में बात करने में लगा हुआ। तभी ये लड़की उससे कहने लगती है कि हे ब्रदर तुम्हें बस दूसरों के सामने शो ऑफ करने की जरूरत है ताकि तुम कूल बन सको और दूसरों के फेसेस में स्लैप मार। तुम्हें कई सारी वाइफ इकट्ठी कर लेनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा करने हैं और जिंदगी को जी और सारा का सारा जो हार्ड वर्क है तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि अब जब तुम ऐसा कहने में लगी हुई तो तुम आज से मेरी वाकई में रियल सिस्टर हो मानना पड़ेगा। और भाई इस लौंडिया ने हमारे एमसी को पटा भी लिया, तो आई मीन फंसा लिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है जो फ्यूचर में पता चलेगी। इस
बात को सुनने के बाद हमारा एमसी कई सारी चीजें उसे दे देता है, स्कोर दे देता है, और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हारा ओल्डर ब्रदर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है, तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन के लिए जेट स्लिप देना चाहूंगा जो कि मुझे सीनियर सिस्टर से मिले। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी हमारे एमसी की जेब में पॉकेट में कुछ रखा होता है, चिल्लाने लगता है, आवाज आने लगती है उसमें से, और उसमें से जैसे ही उसको खोलकर देखता है तो पता चलता है कि सीनियर सिस्टर उससे कहने में लगी हुई थी, जूनियर ब्रदर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। और हमारा एमसी तुरंत उसमें से बाहर निकल पड़ता और पूछने लगता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। तो सीनियर सिस्टर से कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जब से तुम इनर सेट के सेक्युलेशन में गए हो, और तुम्हें तो पता ही हो कि तुम इनर सेट में कम से कम एक मंथ से ऑलरेडी आ चुके हो, तो इसलिए तुम्हें एल्डर के द्वारा यहाँ पर तुम्हारी नॉलेज के लिए इम्प्रिंट करना पड़ेगा और टेस्ट भी किया जाएगा कि तुम कितना देर सीख सकते हैं। जिसको देखकर एमसी तुरंत एग्री हो जाता है और उससे लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो टेस्ट ले लेते हैं। तो सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि जो टेस्ट है वो माइरेड इमेज सेट के साथ होने वाला है, एक नए सेट के, और जो न्यू इनर सेट के डिसिपल्स है और जो दूसरे सेट के डिसिपल, उन दोनों के सेट के साथ एक साथ मिलकर होने वाला है। और इसलिए हमारे पास क्योंकि बहुत ज्यादा कम डिसिपल्स मौजूद है इस बार, तो इस बार का जो स्टेज लगने वाली है वो मरेट इमेज सेट में लगने वाली है। और वहाँ के मरेट इमेज सेट के जितने भी डिसिपल्स है उन्होंने को ये बात पता चल चुकी है कि तुम सेक्ट मास्टर की डॉटर के साथ शादी करने वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5th स्टेज पर है क्यू रिफाइनमेंट, और इसलिए वो तुमसे पंगे लेना चाहते हैं और तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं। और इसलिए तुम्हारे पास ये भी पता चला होना कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड इंटेंट में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तो जो लिन जियुआन वो वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिक कर सकता है तुम्हें हराने के लिए। तभी वहाँ पर हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पर सीनियर सिस्टर से कहने में लगी हुई होती है कि तुम हमारे इमेज सेक्ट में जाओगे इस बार, तो डेफिनेटली तुम्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब हमारे एमसी को एक नया टास्क मिलता है कि वहाँ पर कंपलसरी है वहाँ जाने के लिए, तो वो काफी शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 5000 पॉइंट मिलेंगे डेस्टिनी वैल्यू। अगर तुम हेट रेट को अट्रैक्ट करते हो उसमें जाकर तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे और कलेक्ट करने होंगे 5000। इस बात को सुनने के बाद वो कहने लगता है कि तुम वाकई में चाहते हो सिस्टम में वहां से कभी भी लौटकर वापस ना। तभी सीनियर सिस्टर से कहने लगता है कि इसलिए जूनियर तुम्हें एल्डर डॉग को पहले बता देना चाहिए कि आखिरकार कौन इंचार्ज है यहाँ, और तुम जाकर उनसे कह दो कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो इस समय पर काफी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच चुका है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसे मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए सीनियर सिस्टर, क्योंकि कोई कल्टीवेट करना चाहता है तो उसे हेवंस के अंगेज जाना पड़ेगा। आखिरकार हमें किस चीज का डरना चाहिए। और जैसे ये बात से कहता है तो वहाँ पर वो एल्डर उसके पास आ जाती है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि एल्डर डाओ आपको ग्रीटिंग करते हैं। यहाँ पर एल्डर उससे कहने लगता है कि हमारे कुनियन साइड पे कई सारे ऐसे डिसिपल है जिसके पास कुनियन जैसा माइंडसेट, आखिरकार हमारा जो सेक्ट है वो बड़ा ग्रो क्यों नहीं हो सकता। तभी एमसी कहने लगता है कि एल्डर डाओ आप मुझे फेडरेटर करने में लगी हुई हो और कुछ नहीं। तभी एल्डर उससे कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर लियो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी सेफ्टी का ध्यान रखूंगी। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर डाओ। तभी जो एल्डर उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी जल्दी इस गार्ड के अंदर घुस जाओ, सभी के सभी जो डिसिपल्स है अंदर जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले बचे हो। एमसी इसको देखकर शौक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये गार्ड के अंदर कैसे जाऊं। यहाँ पर सीनियर सिस्टर से बताते उससे कहने लगता है कि एल्डर डाओ का जो गार्ड बोटल है वो वाकई में एक यूनिक स्पेशल लॉ है, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है स्पिरिचुअल बोर्ड के मुकाबले में। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि मुझे बस डायरेक्टली जंप कर देना चाहिए। वो कहने लगता है कि हाँ, और एमसी तुरंत जंप कर देता है उसके अंदर, और जब वो जंप करता है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है, और तो जाते जाते एमसी को वहाँ पर एग्जिट दिखाई देता है। लेकिन अचानक से किसी चीज को देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। जैसे ही हमारा एमसी बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक अचानक से एक नया टाकर उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। जिस बंदे ने उसे पकड़ा होता है उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस बार कौन आया है, मेरे इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, सीलिंग स्कार्फ है, किसको पकड़ लिया इस बार। और इसी पकड़ने के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार कितने पार्ट्स और बचे हुए हैं उसके साथ कैचअप करने के लिए, जो कि एक्सप्लेन कर चुके ऑलरेडी। तो सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय।